हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भौतिक विज्ञान के इस प्यारी सी अमेजिंग सी क्लास में। तो नीट की तैयारी करने के लिए थोड़ा सा और 2 कदम आगे बढ़ते हैं और एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है तरल यांत्रिकी। तो आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ रखा है, जिसको आप प्रत्यास्थता चैप्टर के नाम से जानते हैं। आज जो चैप्टर है वो है तरल यांत्रिकी। हालांकि आपको ऐप पे जो नाम दिख रहा होगा चैप्टर का, वो नाम दिखेगा प्रत्यास्थता तथा श्यानता। ऐसा दिख रहा है ना आपको? जो नाम दिख रहा होगा ऐप में, जो नाम दिख रहा होगा ऐप। अच्छा, कुछ बच्चे ऐप लिखना तक नहीं जानते, मुझे कमेंट करते हैं और कमेंट क्या मैसेज करते हैं, उनको ऐप लिखना नहीं आता। तो सीख लो, APP ऐप होता है जो मोबाइल में ऐप होते हैं, ठीक है। तो ऐप में आप देखेंगे तो नाम होगा प्रत्यास्थता तथा श्यानता। इसी चैप्टर के अंदर ये चैप्टर है। एक्चुअली थोड़ा सा चैप्टर का जो नामकरण है वो गलत हो रखा है ऐप में, बट कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये प्रत्यास्था वाला पार्ट आपका हो गया था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, पिछला जो हमने लेक्चर लगाया था। फिलहाल ये तरल यांत्रिकी ही सही और एक्चुअल नाम जो है, सही नाम तरल यांत्रिकी है, ठीक है। तरल यांत्रिकी के अंदर कई सारी चीजें हैं, कई सारे चैप्टर आपके नीट के हिसाब से जब हम इस चैप्टर का डिवीजन करते हैं तो ये चैप्टर सिर्फ एक चैप्टर नहीं, इसके अंदर 3 चैप्टर अपने आप में घुसे पड़े हैं। 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? तरल यांत्रिकी को समझते हैं। तरल यांत्रिकी अर्थात हम तरल के बारे में, फ्लूइड के बारे में जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा समझ लेते हैं पहले तरल यांत्रिकी। तरल यांत्रिकी में 3 चैप्टर है बेटा, ऐसा आप बोल सकते हैं। इसके अंदर आप एक चैप्टर पाएंगे द्रव स्थैतिकी। द्रव स्थैतिकी क्या पढ़ेंगे बेटा? द्रव स्थैतिकी। दूसरा चैप्टर जो आता है वो होता है तरल यांत्रिकी, या आप बोल सकते हैं श्यानता। और तीसरा चैप्टर जो आपको निकल के देखने को मिलेगा इसमें वो है पृष्ठ तनाव। तो ये 3 पार्ट हैं, 3 तरह से ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। फिलहाल स्टार्ट होगा द्रव स्थैतिकी से। द्रव स्थैतिकी जैसे हम आवेश वाला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा था, पहला चैप्टर आवेश वाला, गतिमान आवेश तथा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो वहां पर आपने देखा था कि पहले आवेश रुका हुआ था, फिर अगले चैप्टर में आपने देखा कि आवेश चलना स्टार्ट हो गया, लेकिन कहां चल रहा था? तार के अंदर चल रहा था, चालक में चल रहा था, है ना, जिससे करंट बन गया था वो। फिर हमने देखा कि चालक के अलावा भी आवेश चल रहा था, है ना, वायु में, निर्वात में कहीं चल रहा है। तो हम उसके वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकालते थे कि लेफ्ट की तरफ चुंबकीय क्षेत्र लगी है तो किस तरफ मुड़ जाएगा, किस तरफ बल लगेगा। तो हमने चालक को पहले, आवेश को हमने पहले रुके हुए अवस्था में पढ़ा, फिर चलते हुए अवस्था में पढ़ा, लेकिन चालक के अंदर फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमने देखा कि सिर्फ चल रहा है, कोई चालक वालक नहीं है, बस आवेश जो है गतिमान है और चुंबकीय क्षेत्र लगी है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब हमने डिस्कस किया या आपने पढ़ा। मैंने तो नहीं, बल्कि आपने पढ़ रखा है, मैंने नहीं पढ़ाया आपको वो चैप्टर। इसी तरीके से तरल को हम पढ़ेंगे यहां पर। तो पहले आप देखेंगे तरल जो है रुका हुआ है, तो रुके हुए तरल का हमें गुण पढ़ना है, ठीक है। रुके हुए तरल का गुण हम अध्ययन करेंगे कि क्या क्या गुण है, जैसे कि घनत्व क्या है, दाब कितना है, प्रेशर वगैरह निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद श्यानता है। श्यानता हम तब पढ़ेंगे जब तरल चलना स्टार्ट कर दे, बहना स्टार्ट कर दे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, चाहे वो पाइप में मूव करे, चाहे वो नदी हो वो मूव करे, ठीक है। तो जब तरल मूव करेगा तो क्या है, ठीक है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो हम सीखेंगे। और लास्ट में पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है। सर इस क्या टॉपिक हटा है, प्लीज बता दो। कुछ नहीं हटा है। कौन कह रहा है हटा है? बोर्ड की तैयारी करने आए हो क्या तुम? तुम्हें नीट का अगर सिलेबस आज तक नहीं पता है फिर तो शर्म वाली बात है बेटा। कुछ लग गया है क्या चश्मे पे? हाँ जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तैयार हैं। थोड़ा सा मेरी तबीयत सही नहीं है तो मैं आज थोड़ा धीरे बोलूंगा और थोड़ा धीरे चलूंगा बेटा। मैं पहले बता दूं, काफी ज्यादा जो है कंडीशन खराब है और मैं क्लास ले पा रहा हूं, ये बड़ी बात है, ठीक है। अदरवाइज क्लास आज कैंसिल हो रही थी या कैंसिल ही कर देता, पर मुझे लगा कि है ना थोड़ा सा जरूरी है कि पढ़ाई कर ले, क्योंकि कल वैसे ही छुट्टी है, 26 जनवरी है, तो गणतंत्र दिवस है कल। ओके, हाँ, तो आज हम पढ़ लेते हैं। बाकी कोई खास मेरी तबीयत ठीक लग नहीं रही मुझे अभी, फिलहाल बेटर फील कर रहा हूं, तो मैं जितना हो सकेगा मैं पढ़ाऊंगा। अगर मुझे बीच में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट होगी तो मैं क्लास को बंद कर सकता हूं, ठीक है। थोड़ा परेशानी है, अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ
नहीं करेंगे, ठीक है। अगर परेशानी नहीं होगी तो फिर पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ है, आज मैं जो है सुबह वाली जो क्लास होती है उड़ान बैच की वो ले नहीं पाया था, फिर दोपहर को लेना पड़ा अभी 1 घंटे पहले। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अभी से नहीं काफ़ी दिन पहले से है और थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ज़्यादा इधर उधर फटे नहीं और चीखें चिल्लाएं नहीं, बल्कि पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आई एम सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर, मुझे ब्रेन ट्यूमर है यहाँ पर और उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी आज। मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं साथ साथ और एकदम टाइट है काम, होगो वाला हो गया है एकदम काम मेरा। तो जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। क्लियर है? आई होप कि आप समझ पाएंगे कि छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ठीक ठाक और बड़े लेवल की चीज़ हो रखी है। तो थोड़ा सा जितना जिंदा हूँ उतना काफ़ी है, जिंदा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो खुश रहो, खुश रखो दूसरों को, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत फैला मत करो कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, ठीक है। तो फिलहाल मैं ठीक हूँ और दवाइयाँ चल रही हैं, सही है। पर आज मैं जो है मुझे दिक्कत होती है, जब से पहले नहीं थी ये प्रॉब्लम, जब से ये बीमारी हुई तो मैं बहुत सारी चीज़ें भूलने लगा हूँ, या मुझे चीज़ें पता होती हैं, मुझे पता है कि ये चीज़ है पर वो मुंह से निकलती नहीं है ना, लफ्ज़ लड़खड़ा जाते हैं, जीभ है ना मुड़ती नहीं सही से, ऐसा बोल लीजिए आप। आपने शायद देखा होगा कि मैं बोलते बोलते रुक जाया करता हूँ, या कुछ लिखता हूँ कुछ लिख देता हूँ, कुछ बोलता हूँ कुछ लिख देता हूँ, ऐसा होता रहता है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, जो कि छोटे छोटे इसके सिम्टम्स हैं। तो ये प्रॉब्लम्स होती रहती है मुझे नाम भूल जाते हैं, मुझे चेहरे नहीं याद रहते, मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं मेरे साथ, पर दवाइयाँ चल रही हैं, अच्छा है। और आज क्या मुझे नहीं पता है कब से, शायद 6 से 7 घंटा मैं बेहोश था। तो एक टीचर हैं, उन्होंने साथ रहते हैं जिनके साथ, उन्होंने उठाया और फिर जाके मैं ठीक हुआ थोड़ा सा, और बस चल रहा है। नहीं रहने दो, क्या होता है, क्या रहने दो, कल ही मर जाऊं तो फिर आज तो पढ़ा लो। आइए चलते स्टार्ट करते हैं। तो द्रव्य स्थितिकी एक बहुत ही प्यारा पॉइंट है, बहुत ही प्यारा जो है पार्ट है, और इसको हम पढ़ेंगे। इसको एक्चुअली इस फिजिक्स के इस पार्ट को टीचर वो सीरियसली नहीं लेते और बच्चे भी सीरियसली नहीं लेते हैं, और अगर मैं बात करूं तो छोड़ दिया करते हैं, इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं इस टॉपिक में, ठीक है, ठीक है। तो इस टॉपिक को इतना इंटरेस्ट के साथ पढ़ाते नहीं, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं, पूरे तरल यांत्रिकी में जो 3 पार्ट देख रहे हैं, इससे आपके 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 4 क्वेश्चंस अराउंड रहेंगे। 4 क्वेश्चंस का मतलब हो गया 4 into 4, मतलब 16 नंबर का ये है आपके नीट के हिसाब से। तो 16 नंबर की तैयारी करना जरूरी है, क्या कहते हो, है कि नहीं? तो एग्जाम में एक बड़ा पार्ट है, एक एक नंबर से बेटा, एक एक नंबर से एक रैंक जो है ना, 10-10 हजार रैंक ऊपर नीचे होती है, एक नंबर से 10,000 रैंक ऊपर 10,000 रैंक नीचे, ऐसे चलता है मामला। नीट का लेवल है, नीट का बात है। 20 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 20 लाख 22 लाख 23 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, जिसमें से 18-19 लाख बच्चे एग्जाम दिया करते हैं, और फिर रिजल्ट आता है। तो आप समझें। और आपको मैंने एक पीडीएफ भेजी थी जिसमें सारी डिटेल थी कि कितने कॉलेज हैं इंडिया के अंदर, कितनी सीट हैं। तो थोड़ा सा अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको मैक्सिमम, अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं, सीट के गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट की बात करें, कितनी सीट है, तो आपको जो सीट वहां पर मिलती हैं, ऑफर होती हैं नीट क्लियर करने के बाद, तो टोटल नंबर ऑफ सीट 80,000 से 90,000 के बीच में है। गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल कॉलेज, स्टेट कॉलेज, इन सबको मिला लिया जाए तो लगभग 80 से 90,000 के आसपास सीट मिलती है। और इसके साथ साथ भले ही 80 से 90,000 सीट होती है, मैं कह रहा हूं चलो 80,000 एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको, तो 80,000 अगर जो है रैंक आपकी आती है तो आप सिलेक्टेड हैं। लेकिन ऐसे सिलेक्शन का मुझे लगता नहीं कि कोई मतलब है। रीजन ये है कि आपको अपने मन का ना तो कॉलेज मिलेगा, ना तो आप अपने मन का जो है फील्ड चूज कर पाएंगे, ठीक है। या हो सकता है कॉलेज मिल जाए तो उस कॉलेज के अंदर आपको वो सब्जेक्ट ही ना मिले, वो डिवीजन ही ना हो जो आपको चाहिए। मान लो कि आपको जो है न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, या यूरोलॉजिस्ट बनना है, या कुछ और बनना है, तो इस तरह का कुछ बनना है, और कोई कॉलेज मिल रहा है आपको और आपकी रैंक 50,000, 80,000, 70,000 है,
तो आपको भले ही आपका क्लियर हो गया है, लेकिन आप अपने मन का नहीं बन पाएंगे, आप अपने मन की स्ट्रीम नहीं चूज कर सकते। समझ में आ रही बात? तो कोशिश करिए कि आपकी रैंक जो है वो 20,000 से कम की हो बेटा। अगर 20,000 या इससे कम की रैंक है, 20,000 या इससे कम की रैंक है, तो अगर आप 10,000 से 20,000 के बीच में भी रैंक लाते हैं तो एक अच्छा कॉलेज, और एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छे टीचर मिलेंगे, अच्छे प्रोफेसर मिलेंगे, और अच्छा आपका आगे चलेगा। मिस्टर जाट बंद करो यार प्लीज, है ना? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, मैं कुछ बोल रहा हूं, उससे इंपॉर्टेंट है क्या कि मैं आपका जो है मैसेज पर ज्यादा ध्यान दूं? तो जो इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं, है ना? तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूं मैं, मेरे लिए तो बोल नहीं रहा कि कितना कॉलेज है, कितना आपको टारगेट रखना है, कैसा टारगेट रखना है। तो सच्चाई थोड़ी थोड़ी रोज थोड़ी थोड़ी सच्चाई बता देता हूं आपको। तो आज सच्चाई ये जानना था कि आपको रैंक कितनी लानी है, तो ट्राई करिए कि आपका रैंक जो है 20,000 या उससे कम पे आए। सिलेक्ट होना, नीट क्लियर करना बड़ी बात नहीं, नीट क्लियर करना अच्छे नंबर से, अच्छे रैंक से बड़ी बात है। ठीक है, आपको फिर वही मिलेगा कि डेंटिस्ट मिल जाए, ठीक है, कि छोटी छोटी चीजें मिल जाएंगी, छोटे छोटे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो डॉक्टरी में वो मिल जाएंगे, उसमें कुछ खास कर नहीं पाएंगे आप, कि आप डॉक्टर बन तो जाएंगे, एमबीबीएस कर तो लेंगे, लेकिन कुछ खास नहीं, फिर आपको एमडी वगैरह करने के लिए ऊपर आगे जाना पड़ेगा। तो अगर बढ़िया डॉक्टर बनना है बढ़िया तरीके से, तो बढ़िया तरीके से थोड़ी पढ़ाई कर लो। एक साल क्या 4-5 महीने हैं, अच्छे से मेहनत कर लोगे। इस अच्छे से मेहनत, ये 5 महीने का जो सेक्रीफाइस है, जो दर्द है, जो कष्ट है, ये अगले आपके आने वाले 5 पुश्तों के लिए उजाला लेके आएगा बेटा, सूर्य की नई किरण लेके आएगा, और उनके सब के, है ना, आपके पूरे परिवार में खुशी का माहौल, अभी के परिवार में और आने वाले जो फ्यूचर में आपकी जनरेशन है वो सब धन्य हो जाएंगी बस इस 5 महीने की मेहनत से। तो करिए, फिर आइए स्टार्ट करते हैं। तो काफी बात होगी। हाँ, पहले तो इसका नाम है तरल यांत्रिकी, तो तरल को समझ लेते हैं। व्हाट इज तरल? तरल, तो तरल वर्ड का मतलब है जो बह सके, पदार्थ जो बह सके। कौन सा पदार्थ बहता है बेटा? 2 तरह के पदार्थ जो बहते हैं, 2 तरह के पदार्थ जो बहते हैं, एक तो है द्रव और एक है गैस। गैस और द्रव दोनों को सम्मिलित रूप से तरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? तरल बोलते हैं। तरल का मतलब यहां पर पानी, दूध, तेल, ये सब तरल है, ठीक है, लेकिन गैस भी, वायु भी तरल है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि द्रव और गैस दोनों तरल है। ठोस के अलावा, है ना, ये जो मटेरियल है ये तरल में आएंगे, तरल मटेरियल है, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ। अब थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ यहां फोकस करके आराम से काम करते हैं। 3 महीना है, 4 महीना है, तुम गिन लो बेटा जो भी है, ठीक है। मेरी गलती, मैं माफी मांगू, कान पकड़ लेता हूं कि 5 महीना मैंने बोल दिया, ठीक है। क्या यार, पढ़ लो यहां पर जो लिखा है, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूं। एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, फिर फिजिक्स की बातें स्टार्ट करते हैं। ये जो लिखी लिखाई चीजें मुझे कभी पसंद आई नहीं, आप लोगों को पसंद आए तो देख लीजिए। मेरा कभी इस पे कभी इतना दिलचस्पी रहा नहीं। हालांकि इनमें अच्छी बातें लिखी होती है, पर मुझे क्लास में लिखवाना पसंद नहीं है। फिजिक्स लिखवाने वाला सब्जेक्ट नहीं, समझाने वाला सब्जेक्ट है, और समझ में आ जाए फिजिक्स तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। विपिन राज, हाँ जी, सही चल रहा है मामला। तो जो मैंने आपको कल मैसेज डाला था वो इसी वजह से डाला था, क्योंकि मेरी रात से ही तबीयत खराब हो गई थी, थोड़ी सी स्टार्ट हो गया था होना, तो मैंने मैसेज डाला था। आप लोगों ने शायद सुना होगा, वो आवाज भेजी थी ना रिकॉर्ड करके। हाँ, तो यहां पर लिखा है स्थिर तरल का अध्ययन तरल स्थैतिकी और द्रव स्थैतिकी कहलाता है। स्थैतिकी मतलब रुका हुआ, ठीक है, और जब चलना स्टार्ट होता है, बहना स्टार्ट होता है, तो द्रव गतिकी में आ जाता है, जिसमें हम फिर श्यानता पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो तरल हो गया। अब तरल में कुछ नहीं कहना है मुझे। अब तरल के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर रुका हुआ है तरल, ठीक है, रुका हुआ तरल, रुका या द्रव स्थैतिकी, द्रव स्थैतिकी या स्थिर तरल की अगर मैं बात करूं, स्थिर तरल मतलब बह नहीं रहा है, ठीक है। स्थिर तरल की बात करें तो क्या क्या हो सकता है तरल के प्रॉपर्टीज? क्या क्या हो सकती है बेटा इसकी प्रॉपर्टीज? पहली हो सकती है कि ये जहां पर जैसे किसी कंटेनर में भरा है तो जितना भरा है दाब लगाएगा तो दाब आएगा। और क्या होगा बेटा? घनत्व होगा, कुछ ना कुछ तरल का घनत्व होगा। और तीसरी चीज बताइए जरा, और तरल में क्या हो सकता है? रुका हुआ तरल। चलो आप एग्जांपल ले लो पानी का। एक गिलास पानी भर के रखी है, तो उस गिलास में जो पानी है रुके अवस्था में,
क्या क्या घटनाएं हो रही होंगी, क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टीज है जो रुके हुए पानी का, अब पानी का एग्जांपल ले लीजिए, चाहे आप पानी बाल्टी में भर लो, कुएं में भर लो, समुद्र में भर लो, नदी में बह लो, कहीं भी, लेकिन रुका हुआ हो, रुका हुआ पानी होना चाहिए। और आप उसका एग्जाम्पल में सोचे कि और कोई चीज है जो हम निकाल सकते हैं रुके हुए द्रव का, आयतन निकाल सकते हैं, चलिए आयतन निकाल सकते हैं। और क्या निकाल सकते हैं बेटा, आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और कुछ, सरफेस टेंशन अलग चैप्टर है बेटा, सरफेस टेंशन के अलावा, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव अलग है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। और कुछ, आयतन लिख लिया बेटा, वॉल्यूम हो गया, मास निकाल सकते हैं, वो आ गया, घनत्व और आयतन सब साथ ही है, एक्चुअली आयतन भी घनत्व के साथ ही आ गया। और क्या निकाल सकते हैं, कोई और प्रॉपर्टी आपको दिमाग में आ रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं है ही नहीं, दो ही चीज है। बाकी इनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण जो भी बल लग रहे हैं, हालांकि आकर्षण लगते हैं, प्रतिकर्षण तो नहीं, प्रतिकर्षण भी लग सकता है लेकिन कब लगेगा देखेंगे किस तरह से, हालांकि एग्जैक्टली प्रतिकर्षण नहीं देखेंगे, ठीक है। तो हमें भौतिक, देखो भौतिक विज्ञान नाम क्या है बेटा सब्जेक्ट का, अपने सब्जेक्ट का नाम है भौतिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान, सिंपल सा मतलब है इसका भौतिक विज्ञान का कि हम क्या कर रहे हैं बेटा, द्रव्य के भौतिक गुणों का अध्ययन, ठीक है, भौतिक गुणों का अध्ययन, हम रासायनिक गुणों का अध्ययन नहीं करेंगे, ठीक है, गुणों का अध्ययन, भौतिक गुणों का अध्ययन, सिर्फ भौतिक विज्ञान के अंदर जो भी घटनाएं हैं पदार्थ से रिलेटेड उसका हम भौतिक अध्ययन करेंगे। हम यहां पर बॉन्ड वगैरह नहीं बनाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है या पाई और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये सब नहीं निकालने वाले हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बनाएंगे, हम भौतिक गुणों को ही देखेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करूंगा मैं घनत्व से। घनत्व क्या है, घनत्व आप सभी जानते हैं, हमने यूज भी किया है। घनत्व इज डेंसिटी, डेंसिटी हम मान लेते हैं रो है, और रो इक्वल्स टू आप सभी जानते हैं मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। लेकिन सबसे पहले वॉल्यूम के बारे में जानना जरूरी है। अब वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, द्रव का वॉल्यूम। द्रव का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, द्रव का आयतन तो फिक्स ही नहीं होता, द्रव का आयतन तो फिक्स नहीं है। 1 लीटर पानी को मैंने बोतल में भर रखा है तो बोतल का उसने आकार ले रखा है, आकार फिक्स नहीं होता, आयतन फिक्स होता है, माफ करना, आकार फिक्स नहीं होता। आयतन अगर देखें तो वो वही आयतन का रूप धारण कर लेगा जिस तरह से उसको रखा जाएगा। जैसे अब उसको मान लो एक घन का आकार का एक डिब्बा बना है, उसमें अगर मैं डाल दूं उसमें भर जाएगा। मैं उसको एक गोले के अंदर डाल दूं, गोले में भर जाएगा। मैं उसको बाल्टी में डाल दूं, ठीक है, इस आकार का कोई बर्तन है इसमें डाल दूं। मैं इस आकार का कोई बर्तन है कि चलो ऐसे आकार का कोई बर्तन है इसमें भर दूं, ठीक है, या किसी भी आकार का कोई बर्तन है उसमें भर दो, उसका आकार ले लेगा, ठीक है। तो आयतन एक तरह से देखें तो क्या है यहां पर, क्या है यहां पर बेटा, हम घनत्व के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका लिखें, घनत्व। अब वॉल्यूम लिखेंगे कैसे, तो अब मान लो कि अगर गोलाकार कोई बर्तन है इसमें द्रव भरा हुआ है, तो हम जो गोले का आयतन होगा वही लिख देंगे, इसका आयतन आ जाएगा। हम मानेंगे कि गोला खोखला है और ये बर्तन ऐसा है कि ये खोखला है और बहुत पतली इसकी दीवार है, तो कुल वॉल्यूम जो आएगा वो गोले का आयतन हम लिख लेंगे। अगर ये घन के आकार का है डिब्बा और इसमें भरा हुआ है, तो कुछ ऐसी आकृतियां हैं जिनके आयतन निकालना आसान है, जिनके आयतन के बारे में हमें पता होता है, तो हम फटाफट से जो आयतन है बर्तन का वही आयतन उठा करके द्रव का रखेंगे और निकल आएगा। समझ में आई। तो वॉल्यूम फिक्स है, स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है। हाँ राधा, ठीक है, वही बोल रहा हूं मैं। लेकिन वॉल्यूम फिक्स कैसे रखें, ठीक है, तो हम डिफाइन करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, डेंसिटी के साथ पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब छोटे से भाग को ले लेते हैं, जैसे पूरा द्रव को नहीं लेंगे, छोटा सा डिसाइड करते हैं। हम जनरली घनत्व के रूप में ही बात करेंगे। हम आप देखेंगे कभी भी द्रव्यमान ज्यादा यूज नहीं आएगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में द्रव्यमान और आयतन से ज्यादा यूज आने वाली चीज है घनत्व। मात्रक इसका लिख लीजिए आप, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब प्रति घन मीटर, ठीक है, छोटी सी चीज थी। अच्छा, तो जनरली आप पाएंगे कि इस पूरे चैप्टर में आप घनत्व ही डिस्कस करेंगे कि इसका घनत्व ये है, इसका घनत्व ये है, इसका घनत्व ये है, ऐसा घनत्व के रूप में ही चीजें रहेंगी। आगे चलते हैं। अब विशिष्ट भार या विशिष्ट घनत्व क्या है, भार घनत्व जिसको आप बोलते हैं, विशिष्ट भार बोलिए या फिर भार घनत्व बोलिए। क्या लिखा है बेटा, स्मॉल w से निरूपित कर रहा है, इसको याद रखिएगा, रो से निरूपित करते हैं, इसको बोलते हैं रो, ठीक है, रो लिखते हैं और इंग्लिश होता है RHO, रो, एक्चुअली रो होता है बट ठीक है, रो। यह पदार्थ के भार व उसके आयतन के अनुपात
या प्रति एकांक आयतन पर कार्यरत तरल का भार विशिष्ट भार के तुल्य होता है। तो अजीब सा नाम लिखा है, समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, शब्दों में थोड़ा उथल पुथल हो रखा है। लिखा है यह पदार्थ के भार व उसके आयतन के अनुपात, पदार्थ जो है उसका भार और उसका आयतन के अनुपात या बोल लीजिए प्रति एकांक आयतन पर कार्यरत तरल का भार विशिष्ट भार के तुल्य होता है। तरल का भार के बाद यहां पर कॉमा है, ठीक है। समझ में आया क्या? ये पढ़ के नहीं आया होगा समझ में। तो ये W कह रहा है बेटा, स्मॉल w है, ठीक है, स्मॉल w लिख लीजिए। स्मॉल w जो है वो बराबर कहने को कह रहा है किसके? कह रहा है यह पदार्थ के भार। पदार्थ कैसे ले ले? चलो मान लेते हैं कि एक हमारे पास कंटेनर है, एक कंटेनर, इसमें तरल भरा हुआ है कुछ। हम यहां पर आर्किमिडीज का सिद्धांत वगैरह भी नहीं लगा रहे हैं, सिंपल से मैं कह रहा हूं कि चलो ये कोई जो है वस्तु है, इसमें हमने डाल रखी है जो डूबी हुई है, ऐसे तैर रही है, ठीक है। हाँ समझ में नहीं आया तभी तो बता रहा हूं। तो वो कोई एम द्रव्यमान है, ये एम द्रव्यमान है बेटा, और ये इसको डाल दिया, क्यूब मान लो, है ना, एक टुकड़ा है, एक क्यूब है जिसको आप गुटका बोलते हैं, वो गुटका आपने डाल दिया, लकड़ी का गुटका है वो डाल दिया आप, वो तैर रहा है। अब कह रहा है पदार्थ के, पदार्थ वो मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको पदार्थ आ गया, पदार्थ के भार व उसके आयतन के अनुपात। तो पदार्थ का भार क्या लिखेंगे बेटा? पदार्थ का भार हो जाएगा mg, क्या कहते हो, यही होगा mg। इसका आयतन क्या मान, इसका आयतन v मान लें, इसका आयतन क्या मान लो, v मान लो, घन है, घन का आयतन v मान लेते हैं। तो इसका मतलब mg जो है और डिवाइड बाय जो v है यही है, क्या कहते हैं, सही है क्या? अब समझ में आ गया ना? अब तो सही है, अब तो समझ में आ रहा है। प्रति एकांक आयतन पर कार्यरत तरल का भार विशिष्ट भार के तुल्य होता है। तो प्रति एकांक आयतन पर आप एक, अब इसको अगर हम मान ले कि v का मान 1 मीटर क्यूब है, v का मान 1 मीटर क्यूब है, मतलब 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई का एक क्यूब है, उसको हमने रखा। तो उसका हम मान सकते हैं आयतन एकांक आयतन है। एकांक आयतन मतलब जिसका आयतन का मान 1 है, सिंपल सी बात, ठीक है। ये चैप्टर तो हो गया है, पढ़ाया जा चुका है क्या? सही बताओ, अगर ऐसी बात है तो मैं इसको स्किप कर दूंगा बेटा तुरंत। मैं एक बार चेक, चैप्टर हो गया है क्या? ये चैप्टर पढ़ा चुके हैं क्या सर? इसको रुकिएगा जरा, मैंने गलती कर दी क्या? आरंभ बैच है ना ये, आरंभ बैच में चैप्टर जो कंप्लीट हुए हैं वो है घूर्णी गति, मूलभूत गणित, मात्रक और मापन, सरल रेखा में गति, समतल में गति, गति के नियम, घर्षण, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वृत्तीय गति, द्रव्यमान केंद्र तथा संघट्ट, किरण प्रकाश की और प्रकाशिक यंत्र हो गया है, स्थिर वैद्युतिकी हो गया है, संधारित्र हो गया है, विद्युत धारा हो गया है, चुंबकत्व और द्रव्य हो गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया है, प्रत्यावर्ती धारा हो गया है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हो गया है, तरंग प्रकाश की हो गया है, परमाणु हो गया है, नाभिक हो गया है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी हो गया है, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व हो गया है, और प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा द्रव्य तरंगे हो गया है। लेकिन कहीं भी मुझे यहां नहीं दिख रहा है कि ये चैप्टर कंप्लीट हुआ हो, नहीं हुआ, ठीक है। दिमाग मत लगाओ, मेरे पास सारा डेटा निकलवा लिया है कि शुभम सर ने क्या क्या पढ़ाया और क्या क्या बचा हुआ है, ठीक है। तो यहां तक की बात अगर समझ में आई तो आगे चलते हैं, ठीक है। इस भार को आप W भी लिख सकते हैं, कैपिटल W, ये याद रखिएगा, स्मॉल w, इसको ऐसे थोड़ा सा मोड़ के लिख लेते हैं, ठीक है। तो कैपिटल W डिवाइड बाई v का मान 1 कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष घनत्व क्या बेटा? एक के सापेक्ष दूसरे का, जैसे पानी के सापेक्ष मैं कहूं तेल का घनत्व बताइए, पानी है, पानी पर आप जानते हैं तेल तैरता रहता है, तो पानी के सापेक्ष तेल का घनत्व क्या होगा? तो घनत्व के हिसाब से चीजें आप चलेंगी, सिर्फ याद रखिएगा घनत्व इसलिए हम पहले सीख रहे हैं। तो सापेक्ष घनत्व जैसे हम लिखते थे आपेक्षिक अपवर्तनांक नहीं लिखते थे, एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, सेम चीज वैसे ही। तो अगर मुझे सापेक्ष घनत्व लिखना है एक द्रव का दूसरे द्रव के सापेक्ष, सॉरी दूसरे द्रव का मैं लिख रहा हूं पहले के सापेक्ष, तो पहले के सापेक्ष दूसरे का अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा ρ2 डिवाइड बाई ρ1, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, हाँ या ना। सापेक्ष घनत्व तो ऐसे ही आएगा बेटा, एक दूसरे के सापेक्ष अगर लिखेंगे तो इसका मतलब है पहले के सापेक्ष, एक के सापेक्ष, सापेक्ष 2 का, ठीक है, घनत्व,
ठीक है, ये लिखा गया है ऐसे, छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड का महत्व क्या है थोड़ा सा मैं बता दूं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर नोट कर लेना सभी बच्चे, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट शब्द है, नोट। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। क्या होता है बेटा? सर्वाधिक होता है, ठीक है, सबसे मैक्सिमम। 4 डिग्री से कम पर भी कम होता है और 4 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर भी जाएंगे तब भी घनत्व घटेगा। एग्जैक्टली 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो द्रव है, कौन सा? जल या पानी, उसका घनत्व सबसे ज्यादा हुआ करता है। और इसका घनत्व कितना होता है बेटा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो सर्वाधिक घनत्व है, और ये आता है, इसका मान होता है 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर, या आप लिख सकते हैं 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। मतलब सोचिए कि अगर पानी है, पानी का एक काल्पनिक ऐसा सोचिए कि पानी है, पानी को घन के रूप में काट लीजिए, और वो पानी ऐसे घन के रूप में काटने, मतलब एक 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का पानी है, उस पानी में पानी का जो घन काट रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? 1 मीटर लंबा, ठीक है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा, इस तरह का एक घन बनाइए पानी का। तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा बेटा? 1000 किलोग्राम का होगा, ठीक है, 1000 किलोग्राम होगा, ठीक है। बाकी सबको समझ में आ गया ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्यों? तो जल के सापेक्ष लिख रहे हैं, तो एक चीज यहां पर फिक्स है, निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं, सापेक्ष लिखा है, रिलेटिव लिखा है, एक दूसरे के सापेक्ष लिखेंगे। तो किसके सापेक्ष किसका लिख रहे हैं? तब जैसे यहां पर लिखा है जल के घनत्व के सापेक्ष घनत्व के तुल्य होता है। क्या लिखा है? दिए गए तरल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का घनत्व के अनुपात सापेक्ष घनत्व के तुल्य होता है। तो यहां पर फिक्स कर दिया गया है एक चीज को, कि जो पहला चीज है यहां पर, पहला ρ1 जो है वो फिक्स है। वो क्या है? रो ऑफ वाटर लेना है, ये फिक्स कर दिया, यहां पर फिक्स कर दिया कि हमें ये, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें पता है, इस स्टैंडर्ड रिजल्ट से हम तुलना करेंगे दूसरे द्रवों की, सभी द्रवों की हम तुलना करेंगे इस एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के, है ना, साथ। तो तुलनात्मक यहां पर अध्ययन है, क्योंकि सापेक्ष नहीं, इसके सापेक्ष उसका। तो सापेक्ष में एक चीज को फिक्स कर लिया हमने कि जल है हमारे पास, दूसरा कौन सा द्रव ले आ रहे हो, ले आओ, ठीक है। जैसे आप पढ़ते थे कि अपवर्तनांक पढ़ते थे, अपवर्तनांक में आपने देखा कि वायु या निर्वात के सापेक्ष ही सबका लिखते थे, चाहे कांच का हो, चाहे पानी का हो, चाहे हीरे का हो, सबको आपने अपवर्तनांक किसके लिखा बेटा? किसके सापेक्ष लिखा था? आपने सबका लिखा था वायु या निर्वात के सापेक्ष, क्योंकि उसका अपवर्तनांक कितना था? 1। तो 1 के सापेक्ष सबका लिखते थे, है ना, वहां पर। और यहां पर थोड़ा सा जल हमने ले लिया, तो जल ले लिया, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा, यहां W फिक्स कर दिए। यहां कोई भी द्रव ले आओ, कोई भी फ्लूइड ले आओ, कोई भी, चाहे वो आपका तेल हो, केरोसिन हो, ग्लिसरीन हो, पारा हो, कुछ भी हो, यहां पर लिखिए। तो एग्जाम्पल के रूप में क्या लिख रहा है? मान लेते हैं हम कोई भी ऑयल है, ऑयल का लिखेंगे तो रो आ जाएगा ऑयल का, और डिवाइड कर देंगे रो ऑफ वाटर, ठीक है। W मतलब वाटर, W मतलब वाटर, ठीक है, ये लिखा भी है। नेक्स्ट चलते हैं, विशिष्ट गुरुत्व। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? हालांकि ये शब्द आपको इतना ज्यादा यूज करने को मिलेगा नहीं आगे। यह दिए गए तरल का विशिष्ट भार तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल के विशिष्ट भार का अनुपात है। सिर्फ भार का, विशिष्ट भार अभी निकाला था ना कुछ देर पहले, ये विशिष्ट भार। तो विशिष्ट भार निकाल लीजिए द्रव का, और विशिष्ट भार निकाल लीजिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसका बेटा? जल का, ठीक है। और दोनों का अनुपात ले लीजिए, तो दोनों का अनुपात लेंगे तो विशिष्ट भार डिवाइड बाय विशिष्ट भार, तो ये आ जाएगा रो जी। रो जी क्या है बेटा? क्योंकि हम रो जानते हैं, रो बराबर होता है, अगर वाटर का लिखूं तो क्या आएगा? मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय ग्रेविटी, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, घनत्व क्या होता है? एकांक आयतन के लिए निकालते हैं ना, एकांक आयतन के लिए अगर लिखेंगे, क्योंकि हम देखते हैं यहां पर क्या था, विशिष्ट भार हमने एकांक आयतन के लिए निकाला था, एकांक आयतन के लिए। तो आयतन का मान तो हमने फिक्स कर लिया, कहां गया? हाँ, आयतन का मान तो हमने फिक्स कर लिया। वी का मान तो यहां क्या है? वी ऑफ वाटर अगर देखेंगे तो ये फिक्स है, और फिक्स कितना है बेटा? 1 के, ठीक है, ये हमने फिक्स कर दिया है। तो रो ऑफ वाटर आप देखेंगे क्या हो गया? मास, मास भी नहीं बल्कि क्या बोला है इसमें? विशिष्ट गुरुत्व बोला है, विशिष्ट गुरुत्व बोला है। तो हमें ठीक है, पहले तो मास निकाल लीजिए, मास निकाल लिया, मास हमारा आ गया इसके इक्वल एकांक आयतन का, एकांक आयतन का द्रव्यमान घनत्व के बराबर आ गया। अब हमें लिखना है भार, कहां लिखा है? भार।
भार का मतलब होता है mg, तो मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी, मास को हमने रो के रूप में लिख लिया, मास को हमने रो के रूप में लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय कर दें अगर दोनों तरफ g का, इधर भी मैं g का मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी मैं g का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन गया mg, mg मतलब भार, भार मतलब w, w बराबर हो गया है रो जी के। तो वही चीज लिखा है रो जी, और सेम चीज लिक्विड के लिए। क्लियर है? आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। यहां पर एकांक आयतन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पिछले जो है स्लाइड में दिखाया था, तो आप देख लीजिएगा। रो ऑफ एल डिवाइड बाई रो ऑफ डब्ल्यू, सेम चीज आ गया, द्रव का सापेक्ष घनत्व। तो कुछ और नहीं, विशिष्ट गुरुत्व अगर देखेंगे तो जो सापेक्ष घनत्व होता है द्रव का उसके बराबर ही है। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व और द्रव का सापेक्ष घनत्व सेम आ रहा है। आपने देखा ना अभी सापेक्ष घनत्व क्या दिखाया आपको, सेम चीज, तो रो एल डिवाइड बाई रो डब्ल्यू, यहां पर क्या देख रहे हैं रो एल डिवाइड बाई रो डब्ल्यू, तो सेम चीज है, कोई अंतर नहीं है। क्लियर है? बस बोलने का तरीका अलग है, कहीं पर अगर शब्द आपको मिल जाए विशिष्ट भार तो आप समझ जाइएगा कि क्या है। ठीक है, एकांक आयतन के लिए भार लिख लेना। अच्छा, अब आता है दाब, प्रेशर के स्टार्ट करते हैं। प्रेशर को हम पी से निरूपित करते हैं, वो भी कैपिटल पे से। दाब को दो शब्दों में दो तरह से हम समझ सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक कंफ्यूजन आता है बच्चों को, मैं अभी कंफ्यूज पहले मैं खुद करूंगा फिर आपको क्लियर करवाऊंगा। तो एक शब्द है प्रणोद, एक शब्द है बेटा प्रणोद और एक शब्द है दाब। ध्यान से सुनना। प्रणोद, प्रणोद है बेटा जो सतह पर चलो प्रणोद और दाब एक ही है फिलहाल आपके लिए, छोड़ो, आपको यूज ही नहीं करना है तो मैं जबरदस्ती आपको क्यों ही परेशान करूं। सिंपल सी बात है, किसी भी सतह पर अभिलंबवत मतलब 90 डिग्री पर 90 डिग्री का कोण होना जरूरी है। ठीक है, फिलहाल सेम माने, आपको इतना याद रखना है कि 90 डिग्री पे लगेगा। ठीक है, अब आप प्रेशर को अगर देखेंगे, ध्यान से देखिए, प्रेशर जो लिखा है वो है F बाई ए। ठीक है, किसी एरिया पर, एकांक एरिया, अगर एरिया का मान 1 है, अगर ए जो है वो हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, तो जो पी है वो बराबर हो जाएगा एफ के। लेकिन मात्रक आपका याद रखना है क्या होगा बेटा, पास्कल। इसका मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, मात्रक क्या है बेटा, पास्कल। पास्कल को पी ए लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, P बराबर F होता है अगर A बराबर 1 मीटर स्क्वायर कर ले तो। ठीक है, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर पर हम कहें कि बल लगा रहे हैं कुछ, तो वो क्या होगा, प्रेशर के बराबर होगा डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा, एक चीज और है यहां पर कि क्या कर सकते हैं, एक और मात्रक लिख सकते हैं। हम देख सकते हैं P बराबर है 1 बाई एफ, सॉरी F बाई ए। तो इसको अगर मैं पास्कल लिखूं, पास्कल हिंदी में लिखना है ना, हाँ, पास्कल लिखे, तो एक पास्कल की परिभाषा देख लीजिए। पास्कल क्या हो जाएगा बेटा, F मतलब न्यूटन डिवाइड बाई हो जाएगा मीटर स्क्वायर के। एरिया है, एरिया मीटर स्क्वायर। तो अगर एक पास्कल आपसे पूछा जाए तो वो होता है 1 मीटर स्क्वायर पर लगने वाला 1 न्यूटन बल। अगर 1 न्यूटन बल लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर पर, तो हम कहेंगे दाब कितना है बेटा, 1 पास्कल है। तो ये 1 पास्कल दाब का मतलब हो गया 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर अगर 1 न्यूटन आप बल लगाएंगे तो दाब को क्या बोलेंगे, कितना आपने प्रेशर लगाया, आपने प्रेशर लगाया है 1 पास्कल। तो छोटी छोटी चीजें हैं, कन्वर्जन है। नहीं बेटा, प्रणोद वो अलग है, वो प्रणोद अलग है। ठीक है, यहां पर कुछ अलग है, मैं कुछ अलग बताना चाह रहा था, बट ठीक है, आपको जरूरत नहीं उसकी। मात्रक वगैरह लिखा है यहां पर, इसको आप पढ़ेंगे, ध्यान से देख लीजिए। कुछ कुछ चीजें हैं यहां पर जो आपको समझा देता हूं। पास्कल को पीएस दिखाते हैं, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिखा दिया। मात्रक लिखना आपको आता है, न्यूटन का होता है mL/T-2, और नीचे L2 है तो वो ऊपर जाएगा तो L-1 हो जाएगा, T-2 पहले से रहेगा। प्रायोगिक इकाई वायुमंडलीय दाब है। अब यहां से स्टार्ट होता है थोड़ा सा आपका, यहां पर इसको छोड़ दो। तो एटीएम, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो हमारे सर के ऊपर, पृथ्वी के चारों तरफ हम जानते हैं क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल भी तो जो है प्रेशर लगाएगा, क्योंकि वो भी तो गैस है ना, प्रेशर है उसका। उसका प्रेशर तो हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे जो हो, चाहे पेड़ हो, चाहे घर हो, हर जगह पर प्रेशर तो लग ही रहा है वायुमंडल की वजह से। तो एक वायुमंडलीय दाब यहां पर जरूरी है कि आ जाएगा। और वायुमंडलीय दाब कितना होता है बेटा, एक वायुमंडलीय दाब हम जब इस्तेमाल करेंगे, एक एटीएम की बात करें, एक एटीएम का मतलब समझ गए ना, वो मशीन में मत चले जाना। एटीएम, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक है ना प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। 1 एटीएम अगर प्रेशर की बात करें तो वो होता है बेटा 1 पास्कल के लगभग। आप लिखेंगे तो 1 पास्कल लिखेंगे, हम यही इस्तेमाल करेंगे। 1.01 लिखा है क्योंकि, तो 1 के बाद 0 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है, तब जाके कोई बड़ा नंबर 5 है,
तो इसको हम इक्वल टू 1 ही लिखते हैं और इंटू 10⁵, तो हम लिखते हैं 10⁵ सिर्फ 5, ठीक है, पास्कल के। मेरी बात समझ में आ रही है? हम इस्तेमाल क्या करेंगे बेटा, ये इस्तेमाल क्या करेंगे, जैसे आप जी का मान इस्तेमाल करते थे, क्या इस्तेमाल करते थे, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो हम इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं भाई साहब, इसको ऐसा करो 10 ले लेते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो लगभग मान यूज करके हम सॉल्व करेंगे, आपको एग्जैक्टली मान एक बार हर बार नहीं लेना है। अच्छा, ये बार क्या है, बार वर्ड आपको दिख रहा होगा, ये बार क्या है, ये हम सीखेंगे टॉरिसेली के प्रमेय में, ठीक है। हम टॉरिसेली की प्रमेय अभी पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें सीखेंगे। 776 सेंटीमीटर पानी या द्रव जो है, पारा जो है चढ़ जाता है नॉर्मल वायुमंडलीय दाब पर, तो उसको हम लेते हैं। तो आपसे पूछा जाए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा बड़ा मात्रक है यहाँ पर, तो एटीएम बड़ा मात्रक है, ठीक है, क्योंकि पास्कल को देखो, पास्कल छोटा मात्रक है, 10⁵5 पास्कल के बराबर एक एटीएम है, ठीक है। 10⁵5 का मतलब हुआ, 10⁵5 का मतलब हुआ बेटा, 10⁵5 का मतलब कितना हुआ, टॉर बार वो सब देखेंगे बेटा, रुक जाओ, वो टॉरिसेली से ही आएगा टॉर, ठीक है। 760 टॉर लिखा है, 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक वायुमंडलीय दाब को आप लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के बराबर, और ऊंचाई आप देखेंगे तो कितना आता है, 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई के बराबर आता है। हाँ, तो 1,00,000 पास्कल के बराबर हो गया एक वायुमंडलीय दाब, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, एक बार कितना है, एक टॉर कितना है, वगैरह वगैरह चीजें। चलिए, अभी तो बहुत सारी चीजें मिलेगी, इसी प्रेशर से रिलेटेड ही पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर प्रेशर पे ही चलेगा, और आप बस प्रेशर में मत आना। अब प्रेशर के प्रकार हैं, दाब के प्रकार दे रखे, टाइप्स ऑफ प्रेशर्स 3 प्रकार के होते हैं, वायुमंडलीय दाब है, गेज दाब है और वास्तविक दाब है। वायुमंडलीय दाब तो आपने देख लिया, इसको P0 से डिनोट करेंगे हम, P0 इज 1 एटीएम, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं 10⁵5 पास्कल। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, ये तो आप सभी जानते हैं, वायुमंडल के द्वारा लगाया गया दाब। गेज दाब क्या है, P, और यहां पर गेज लिखते हैं, गेज लिखा है, गेज को मैं G लिख दूं तो चलेगा क्या, चलिए, P लिखा है बेटा, रो नहीं लिखा है, ठीक है, गेज लिखा है, गेज दाब होता है। गेज दाब क्या है बेटा, क्या एनी आइडिया, किसी ने पढ़ा है, किसी को आता है कुछ? मेरी सांसें फूल रही हैं बोलते बोलते, समझ रहे हो। 1 मिनट में चुप हूं, आप लोग थोड़ा सा बोलें, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज मैं तब तक शेयर कर देता हूं आपको, थोड़ा सा मैं सांसें अपनी है ना ले लूं, सांसें फूल रही है, फेफड़े में जगह कम पड़ गई है ऐसा लग रहा है। मैं आप लोगों को मटेरियल भेज देता हूं, तब तक टाइम क्यों ही वेस्ट करना है, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको भेज देता हूं बच्चे। इस चैप्टर का मैं पहले आपको पीडीएफ भेज देता हूं, ठीक है। पीडीएफ कौन सी बेटा, हाँ एक बार सुना है आपने, ठीक है। नहीं छुट्टी उट्टी नहीं करेंगे, आराम से पढ़ाएंगे धीरे धीरे, ऐसा कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दौड़ेंगे नहीं, आज दौड़ नहीं पाऊंगा बेटा मैं, कि दौड़ दौड़ के आपको पढ़ाएं, वो नहीं हो पाएगा। बाकी सही है, चलेगा मामला, ठीक है। तो चैप्टर आपका चल रहा है तरल यांत्रिकी, राइट। ये पीडीएफ में भेज रहा हूं, आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। बाद में पढ़ लेना, अभी मत पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा आराम ही कर रहा हूँ बेटा, खड़े होकर, बस मुझे 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट में मैं आई विल बी ओके, ओके, जस्ट अ मिनट। डू 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 डू। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों को मिल गया पीडीएफ, मिल गया, पीडीएफ भेज दी मैंने। चलिए गेज दाब को समझते हैं, तो एक एग्जांपल से समझेंगे। कहाँ है एग्जांपल भैया, यहाँ है। अब आगे क्या है, ये टॉरिसेली प्रमेय बेकार है, किसी काम की नहीं है। चलिए बनाइए एक कंटेनर बनाइए, इसमें थोड़ा सा समझते हैं। अब पीडीएफ खोल के मत बैठ जाना कि आगे आगे बक 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 करते रहो, कि अब भेज दिया है तो रटते रहो कि हाँ ये है ये है, ये होगा ये होगा। पहले सुनना,
क्योंकि वो लिखा है आपके पास, जो ऐसे लिखी हुई किताबें आपके पास पहले से थी, ठीक है। तो जो लिखा है उसको समझना इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ इंपॉर्टेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। कोई भी द्रव होता है तो द्रव के ऊपर अगर खाली जगह है तो इसका मतलब प्रेशर किसका मिलेगा बेटा, वायुमंडलीय दाब का। तो जो वायुमंडलीय दाब है वो लगती है यहां सतह पर, ठीक है, लग रहा है हर एक जगह पर वायुमंडलीय दाब लगेगा। कितना लग रहा है बेटा, इतना लग रहा है। अगर मैं h हाइट नीचे चला जाऊं, यहां से मान लो कि h हाइट नीचे चला जाता हूं, यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर मैं चेक करूं कि टोटल प्रेशर कितना है, पी नेट अगर मैं निकला चाहता हूं, नेट प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर अगर मैं इस द्रव का घनत्व बोल दूं कि इसका घनत्व जी जो है वो रो है, रो और पी में कंफ्यूज मत होना, ये रो है घनत्व, और इस पॉइंट पर हम पता करना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर कितना प्रेशर लग रहा है। तो पी नेट जो लिखा जाएगा, नेट प्रेशर, टोटल प्रेशर आप लिखें, पी टोटल बोलो या पी नेट बोलो, पी नेट आ जाएगा बेटा। पहले तो पी नॉट लग रहा है ऊपर सतह से, ठीक है, पी नॉट भी है, प्लस ये द्रव इस पॉइंट के ऊपर जितना द्रव है ना उसकी ऊंचाई गुणे घनत्व, तो हो जाएगा रो जी एच, ठीक है। रो जी एच को अगर आप देखेंगे तो क्या है बेटा, रो जी एच एक्चुअली क्या है, रो का अगर मैं इसका थोड़ा सा यहां पर दिखाना चाहता हूं आपको, रो क्या है बेटा, रो का मात्रक है, रो का मात्रक देखिएगा, रो का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, जी का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई एच, एच होता है बेटा मीटर, अच्छा ये प्रति घन मीटर है ना। तो देखिए काट के कुछ मात्रक बन रहा है क्या, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ एम बचेगा, ये आ जाएगा। अगर आप देखें तो आ गया है किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर किस चीज, कौन सी भौतिक राशि बेटा, किस भौतिक राशि का मात्रक ये हुआ करता है, बताना जरा। किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर, हाँ जी, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। मेरे तो 5 मिनट से रुकी नहीं। सर टॉय टेस्ट सिलेबस बता दो, सर ग्रुप में कैसे ज्वाइन हुए। आकांक्षा बेटा आप लोग कहाँ रहते हैं, सो रहे थे अभी तक, हाँ सोए हैं, इतने दिन हो गए आप लोगों को। ऐसा करो मुझे मैसेज कर देना, कर दोगे तो मैं। ये फोर्स का मात्रक है, किस भौतिक राशि का मात्रक है बेटा, फोर्स का अगर मैं मात्रक देखूं तो F बराबर होता है एम ए, एम का मतलब होता है किलोग्राम, ए का मतलब होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसमें तो मीटर ऊपर आना चाहिए, मीटर तो नीचे है, ये तो बल है, ये बल का मात्रक हो गया, ये फोर्स है। ये क्या है, कौन सी भौतिक राशि होती है ऐसी, है क्या कोई, है क्या कोई, अरे देखो विमीय सूत्र लिखेंगे, आएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, क्या है बेटा ये, प्रेशर ना है। अरे यार प्रेशर पढ़ रहे हैं तभी तो प्रेशर पढ़ रहे हैं, प्रेशर नहीं होगा ये, अभी तो दिखाया था एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, देखो ना कहां है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 क्या लिखा है, प्रेशर है यार, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या दिमाग लगा रहे हो आप लोग, जबरदस्ती का सोचना स्टार्ट कर देते हो। हर बार जो मैं पूछता हूं उसमें डाउट ही हो ऐसा नहीं होता, कई बार नॉर्मल चीजें भी पूछ सकता हूं यार, मैं ऐसे डर गए हो क्या कि मैं पूछ रहा हूं तो कुछ विशेष ही होगा, कुछ खास होगा, नहीं नॉर्मल पूछ रहा था। प्रेशर, वैसे भी आप जानते हैं कि एक तरफ अगर मात्रक प्रेशर का है, एक तरफ राशि अगर प्रेशर है तो दूसरे तरफ का मात्रक प्रेशर ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका मात्रक, इसका मात्रक, इसका मात्रक, सबका मात्रक सेम है, टोटल प्रेशर लिखा है मैंने, ये पी नॉट प्लस ये भी तो प्रेशर ही है ना, लिखा तो प्रेशर ही है। अच्छा जी, तो हमने ये समझ लिया, तो रो जी एच का मतलब हो गया प्रेशर, ठीक है, रो जी एच का मतलब क्या है, प्रेशर, समझ में आ गया सबको, क्या लिखा हमने। अच्छा ये हो गया टोटल। अब हमें गेज दाब पूछा है, गेज दाब कुछ और नहीं होता बेटा, गेज दाब कुछ और नहीं, उस पी पॉइंट पर अगर मुझे दाब लिखना है ना तो गेज दाब आ जाएगा। गेज दाब होता है पी नेट जो है, इसमें से घटा दीजिए पी नॉट को, तो जो बचेगा वो हो जाएगा रो जी एच, और ये जो आया है ना ये, इसको आप लिखते हैं गेज दाब। तो पी गेज अगर मुझे लिखना है, पी गेज होता है पी टोटल, टोटल बोल लो, टोटल या नेट जो भी है, नेट बोलो टोटल बोलो, माइनस पी नॉट बराबर इसको आप लिख सकते हैं रो जी एच। यही है गेज, बस कुछ नहीं, ठीक है। डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब कि आप यहां से वायुमंडलीय दाब को खत्म कर दो बस।
वायुमंडलीय दाब को खत्म कर दीजिए, वायुमंडलीय दाब को ना लो, सिर्फ द्रव के कारण कितना दाब लग रहा है उतना जो है वो गेज है। ठीक है, उस तरल के द्वारा उस पॉइंट पर कितना लग रहा है वो आपको निकाल लेना है, वो गेज प्रेशर हो जाएगा। क्लियर है? वास्तविक दाब जो है वो वास्तविक दाब यही है, नेट वाला टोटल। ठीक है, तो वास्तविक में से इसको घटा दिया, ये वास्तविक एब्सोल्यूट जो लिखा है एक ही बात है, नेट एक ही चीज है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए। सर एसएमएस कर दी हूं, हाँ कर देंगे बेटा, यही काम नहीं है मेरा कि हम रोज आपको ग्रुप में ऐड ही करते हैं। रुक जाइए, पढ़ाई कर लेते हैं, बाद में कर देंगे, फिर से पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है, सही है यहां तक। अभी थोड़े से हम क्वेश्चन लगाने की तरफ मैं सोच रहा हूं बढ़ो, इसमें कुछ रखा वखा नहीं है ये टॉरिसोली के प्रमेय वगैरह में। टॉरिसोली के प्रमेय ये है कि एक ये ऐसे टब लेते हैं, टब, ये ले लो टब, ये है टब, इसमें भरा है पारा। क्या भरा है बेटा? पारो। और पारा में खड़ी कर दी है केस नली। केस नली मतलब एक पतली सी लंबी सी, मैंने इसको तिरछा बनाया है और मैं लाइन को देख रहा हूं कि तिरछा क्यों दिख रही है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये केस नली है। केस नली मतलब केस जैसी पतली। केस का मतलब होता है बाल, बाल जैसी पतली जो नली है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? केस नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केस नली बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि नहीं? नाम ही इसलिए पड़ा है बेटा, केस नली मतलब बाल जैसी पतली नली है केस नली। ठीक, केस नली है और इसमें यहां पर इसको उल्टा कर दिया जाता है। ये दोनों तरफ खुली होती है कि बंद होती है, जरा बताइए जरा। यहां पर जो द्रव भरा है बेटा वो है पारा जी, तो यहां पर पारो जी भरे हुए हैं। और पारो जी को मैं जब भर रहा हूं तो मैं पारो जी को ऐसे भर रहा हूं बेटा। देखो ये चित्र देखो ऐसे बना है, और यहां भी पारो जी आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे उठे हुए यहां पर बनेंगे ऐसे। यहां पर पारो जी भर गए हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें पारा इसे भरा हुआ है इस पूरे नली में यहां तक, इस ऊंचाई तक। ठीक है, ये सब पारा है। ठीक है, ये मजा नहीं आ रहा है देख के। इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे। इसमें उत्तल सतह होती है। उत्तल सतह इसलिए होती है कि ये बहुत ज्यादा उत्तल नहीं, एकदम ऐसे फ्लैट सी आती है, थोड़ी सी हल्की सी ऊपर की तरफ, बहुत फ्लैट नहीं, और दोनों ये लेवल बराबर होने चाहिए। तो यहां पर पारा भरा है आपका, और ये नली, अरे यार चलो छोड़ो। हाँ, नली खाली होती है बेटा, ये होती है। येलो टीथ मत दिखाओ। राधा जी आप इमोजी ना भेजो, सर गुस्सा हो जाते हैं। अरे नहीं होंगे, रुक जाओ रे बच्चे। यहां पर मुझे बताइए खुला है, इधर तो खुला होगा तभी पारा अंदर जाएगा। इधर बताइए कि क्या है, बंद है या खुला है? 8839761646। मेरे नंबर को तुम लोग हर जगह मत भेज देना यार, अपने जो आपके सहपाठी हैं उनके बीच में ही रखना। मुझे बताइए खुला होगा कि बंद होगा, ये आपसे एक डाउट रहेगा। इसमें मैं बता दूं कि जो पारा है ये कहां तक चला जाता है बेटा? इसकी ऊंचाई मान लो यहां तक भर गई, तो ये जो ऊंचाई होती है पारे की, यहां तक ऊंचाई भरी है, तो जो पारे की ऊंचाई है वो क्या है बेटा? H बराबर आप देखेंगे 76 सेंटीमीटर आता है। इसमें लाइंस बनी होती है, बार बने होते हैं, जैसे आप थर्मामीटर देखते हैं ना, थर्मामीटर एक केस नली है। थर्मामीटर में भी जो पारा होता है वो ऐसे एक पतली सी लाइन में चढ़ता है। इलेक्ट्रिक वाले थर्मामीटर की बात नहीं कर रहा, वो वाला थर्मामीटर देखा है जिसमें पारा होता है, जिसको पहले झटक झटक के ऐसे नीचे ले आते हैं उसका, है ना, पारे को एक जगह, उसके बाद फिर यूज करते हैं, तो एकदम पतली सी लाइन में पारा आगे बढ़ता है। तो वो जो पतली सी लाइन है वही है ये, वैसे ही केस नली, उसको केस नली बोलते हैं, केस जैसी पतली। तो जो पारे की ऊंचाई जाती है नॉर्मल दाब पर P0 पर, P0 पर, यहां पर प्रेशर कितना लग रहा है? P0 पर। ऊंचाई कितना होती है बेटा? 76 सेंटीमीटर, वही है। तो जितना ऊंचाई है वो ऊंचाई के, है ना, उसी को बोलते हैं एक वायुमंडलीय दाब, 76 सेंटीमीटर ऑफ पारा। ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है बेटा? 76 सेंटीमीटर, पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचाई के बराबर होता है। और अगर मुझे इसका लिखना है कि इसका दाब कितना होगा, तो आप समझते हैं 10⁵ पास्कल, सिंपल सी चीजें हैं। तो वायुमंडलीय दाब, टॉरिसली प्रमेय, हो गया काम, इतना ही था, इसमें कुछ नहीं था लिखने उठने का। स्टॉप।
हमें यहां पहुंचना था, इस पर करते हैं काम। हाँ, मुझे वो बताना कि वो ऊपर खुला होता है, बुखार मापने वाली, हाँ फीवर जो मापते हैं ना उसी से। तो जो थर्मोमीटर होता है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। झील है, झील की तली की गहराई से आधी गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर दाब झील की तली के दाब का 2/3 है। झील की गहराई कितनी है? अब देखो, झील की तली की गहराई से आधी गहराई पर मान लेते हैं कोई झील है। झील है तो है, अच्छी बात है। ये झील है भैया हमारी, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे ठीक ठाक बना लेते हैं, ऐसे मान लो, ठीक है। ये गहराई हो गई झील की, यहां तक भरा है झील पानी, सही है। झील जैसे बच्चे, चलिए जी, इसकी गहराई हम मान लेते हैं कितनी है, यहां तक गहराई है, इस लेवल तक। तो इस लेवल तक गहराई हम टोटल अगर मैं गहराई मानूं तो एच मान लो, कैपिटल एच, ठीक है। हमें स्मॉल एच की दूरी पर मान लेते हैं, स्मॉल एच मतलब h/2। ये दूरी क्या होगी बेटा, चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से, ये है h/2। h/2 दूरी पर, चाहे यहां से चले जाओ चाहे यहां से चले जाओ, h/2 दूरी पर जो प्रेशर है इस पॉइंट पर वो कितना है बेटा, तली का जो दाब है, तली का दाब हम मान लेते हैं यहां पर है P। तो यहां पर कितना हो जाएगा, P का 2/3 है, तो मतलब यहां पर है 2P डिवाइड बाई 3 है दाब। तो मुझे बताइए गहराई क्या है, H का मान निकालिए, फालतू का सवाल है, ठीक है। तो टोटल प्रेशर अगर मैं लिखूं इस पॉइंट पर अगर मैं लिखूं, गुलाबी कलर मेरा कहां गया, फेवरेट कलर, आओ पिंक कर देते हैं। मुझे सिर्फ यहीं पर एक ही जैसी जगह है जहां पर मुझे पिंक कलर पसंद है, और वो यही है, पेन और बोर्ड। इसके अलावा पिंक कलर नहीं पसंद है। आप लड़कियों के दिलों में चोट लग जाएगी मेरी बातों से, तो उसके लिए माफी नहीं मांगूंगा मैं, ठीक है। मुझे नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, सबसे वाहियात कलर लगता है मुझे पिंक। चलो फिलहाल तो ये बात हो गई। तो टोटल प्रेशर लिखूंगा, पी नेट आप लिखेंगे तो पी नेट क्या आएगा बेटा, पी नेट प्रेशर आप लिखेंगे तो यहां पर मुझे बताइए कि यहां पर मैं वायुमंडलीय दाब को लूं या ना लूं। हाँ जी, यहां पर वायुमंडलीय दाब को लेना पड़ेगा कि नहीं। मैं दो तरह के इक्वेशन लिख रहा हूं, P0 प्लस लिख रहा हूं ρg और h/2, ठीक है, ठीक है। एक दूसरा इक्वेशन है P नेट, जो लिख सकता हूं मैं, वो लिख सकता हूं सिर्फ ρg h/2। कौन सा लिखें बेटा, पहला वाला लिखूं या दूसरा वाला लिखूं, किससे हमारा आंसर आना चाहिए, आपको क्या लगता है बेटा, विच वन इज फर्स्ट, विच वन इज ट्रू, नॉट फर्स्ट एक्चुअली। लेंगे 10⁵ लेना पड़ेगा, 10⁵ लेना पड़ेगा बेटा। पिंक यहां इसलिए लेता हूं क्योंकि दिख जाता है लिखते समय, बोर्ड पर लिखता हूं तो दिखता है, आपको लेना पड़ेगा। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं लेने का कोई मतलब नहीं है, ले ना ले कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। क्यों, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। इसको दो तरह से सवाल को लगा सकते थे। एक तो हम डायरेक्ट इसका प्रेशर लिखें, इस पॉइंट का प्रेशर लिखें, इस पॉइंट का प्रेशर, चलो मैं लगा के दिखाऊं। चलो आप कह रहे हैं लेना चाहिए, ले लिया हमने ये वाला इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने बना ली, अरे कहां बना ली, माने तब ना, ठीक है। जी, इस पॉइंट का भी प्रेशर लिख लेते हैं, इस पी को अगर लिखूंगा तो क्या आएगा, P0 प्लस होगा बेटा, कितना है, इसका घनत्व हमने रो मान रखा है, हालांकि GH, तो रो जी टोटल H। अब जो P है और ये जो है, इनमें दोनों में रिलेशन है कि ये दोनों इस प्रकार से हैं कि जो P नेट इस पॉइंट पे है, ये है 2P डिवाइड बाई 3 और बराबर है P0 प्लस ρg h/2, है ना। इन दोनों को बराबर कर दे, P का मान उठा के यहां रख लीजिए, P0 से P0 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा क्या, चलिए करो। अब तो दो इक्वेशन बन गई, ये बन गई, ये बन गई। निकाले फटाफट से H का मान, निकल के आ रहा है कुछ, मुझे ही करना पड़ेगा क्या, सब कुछ नहीं करने वाले तुम लोग। तो देखो भाई साहब, यहां पर P है, P का मान रख लेते हैं, ये वाला उठाओ रखो, तो हो जाएगा 2/3। P का मान कितना है बेटा, ये है P0 प्लस ρgh बराबर हो जाएगा, इधर लिखा है बेटा P0 प्लस ρgh/2, बराबर कर दिया, सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2/3 P0
प्लस हो जाएगा 2/3 रो जी एच बराबर है पी नॉट प्लस रो जी एच डिवाइड बाई 2। सॉल्व कर लीजिए फटाफट से इसको। एक को एक तरफ भेज ली, दो को एक तरफ ले आइए, इसको इधर ले आते हैं पी नॉट को, तो 2/3 -1 हो जाएगा और बचेगा पी नॉट के बराबर करेंगे, इधर है ये, इसको इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 1/2 -2/3 और आ जाएगा रो जी एच के। सही है क्या? बिल्कुल सही है। सॉल्व करिए। 2/3 है, 3 कम 3, ये हो जाएगा -1/3 बराबर आ जाएगा बेटा 1/3 पी नॉट। पी नॉट बराबर हो जाएगा, हल करिए, 2 3 6 आ जाएगा, 2 3 6, 3 कम 3 -2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 रो जी एच के। इतना ज्यादा करना, पिंक इज वेरी ब्यूटीफुल कलर नहीं है बेटा, किसने कहा? अश्विनी, आपको तो लगेगा ही बेटा। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यहां पर देखेंगे -1 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 2 बचेगा, तो पी नॉट आप देखिए आ गया है रो जी एच डिवाइड बाई 2। क्या करें, एच का मान तो आ ही नहीं रहा हमारा। क्या करें बेटा? अरे 20 सेंटीमीटर तुम्हारा आ गया। हमने गलती की क्या? ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। जो मैंने किया वो गलत किया या सही किया? जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे निकलते हैं फिर। जो मैंने किया गलत किया या सही किया? ये क्या निकल के आ गया बेटा? ये तो आ गया पी नॉट और पी के साथ संबंध आ गया। पी को ही हमने खत्म कर दिया और हमें पी निकालना था, झली की गहराई हमें निकालनी थी, एच निकालना था। कैसे निकालें? मान रखिए किसका, इसका मान कहां रख दें? वहां। अच्छा, ये आ गया, सही है। अच्छा, यहां रख दें इस वाले फॉर्मूले में। चलिए रख लेते हैं। हमारे पास आ गया है P बराबर P नॉट है प्लस ये है रो जी एच के, तो P बराबर आ जाएगा, P नॉट का मान कितना है बेटा? हमारे पास P नॉट का मान आ गया है रो जी एच डिवाइड बाई कितना है बेटा? 2। कितना है? 2 प्लस आ गया है रो जी एच। सही है क्या? इसमें मान रख दिया हमने। सॉल्व करेंगे, हो जाएगा इससे। सही किया है। सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। P बराबर आ जाएगा बेटा 3/2 रो जी एच, 2 1 कम 2 1 3, 3/2 रो जी एच। ये आ रहा है यार, हमारा मान तो नहीं आया। अब क्या करें? ये क्वेश्चन नहीं होगा, विवेक कुमार का कहना है। अरे रहने दे बेटा, पहला ही क्वेश्चन नहीं होगा, अपने मन का है क्या? हाँ पता है मुझे बेटा कितने चैप्टर बाकी हैं, फिलहाल उस पर आकांक्षा बेटा तुम बहुत मैसेज कर ली हो, रुक जाओ यार, क्वेश्चन की बात भी कर लो यार थोड़ा सा। ब्लैक कलर फेवरेट है, बिल्कुल, ये अच्छा लगा, मैंने पहन रखा है, देखो मुझे फेवरेट लगता है। हमारे लिए तो एक ही कलर है, हम पहले से ही ब्लैक हैं और ब्लैक कलर भी पसंद कर लिया। बताओ, जिंदगी खराब कर ली हमने अपनी। तो हमें दे रखा है कि यह झील, और झील किसकी है बेटा? पानी की होती है, मुझे लगता है कि पानी के क्या? साक्षी कह रही है, सही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब करने की इतनी जरूरत थी नहीं। मुझे लगता है कि कुछ और किया जा सकता था, जैसे इतना ना करते। हमें तो देखो क्या करना है, हमें 2 चीज चाहिए। देखो, पी खत्म हो जाना चाहिए, पी नाम की सिरदर्दी खत्म हो जाए, पी दिखे ही ना, क्योंकि पी को कैसे हटाऊं मैं? पी को हटाने का कोई तरीका ही नहीं है तो पी को तो पहले हटा दीजिए आप। पी को हमने हटाया वहां से। अब ये जो मान है यहीं से हमारा आंसर है बेटा। इसमें देखो यहां लिखा है पी नॉट बराबर रो जी एच डिवाइड बाई 2 है, तो रो जी एच बराबर देखो 2 टाइम्स आ जाएगा पी नॉट के, यहां से एच बराबर निकालेंगे, हो जाएगा 2 पी नॉट डिवाइड बाई हो जाएगा रो जी के। मान रख के देखते हैं, ये 2 इंटू पी नॉट का मान होता है 10 की घाते 5 डिवाइड बाई हो जाएगा रो का मान होता है 10 की घाते 3 गुणे जी का मान होता है 10। 10 की घाते 4 से 10 घाते ये कटे, 10 यहाँ पर 10 बचेगा और 10 दूना 20 और ये आ गया मीटर। ये आंसर है। क्या लगता है? कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक लाइफ में काम नहीं करती बेटा। ट्रिक होता तो मैं सही ना हो जाता अब तक। क्या कहते हो? सही है आपका आंसर? ग्रीन देखो यूज किया और आंसर आ गया आपका।
देखो हमने क्या किया, हमने पहले ये किया कि यहां पर जो प्रेशर था वो लिख लिया, यहां पर जो प्रेशर था वो लिख लिया। अब यहां पर जो प्रेशर था, यहां पर जो प्रेशर था, दोनों में हम देख सकते हैं यहां भी पी है, यहां भी पी है। हम ऐसा किया, पी को हटा दिए। पी को हटाया क्या, इसका मान उठा के यहां रख दिया, इस वाले पी में रख दिया, वहां से सॉल्व करते चला आया, जोड़ घटाना गुणा भाग, हमारा एक फॉर्मूला मिल गया, पी बराबर ये। पी नॉट है वायुमंडलीय दाब, पी नॉट का मान होता है बेटा, पी नॉट का मान होता है 10⁵ पास्कल, सही है क्या। और रो का मान होता है पानी है, क्योंकि झील में पानी भरेंगे और क्या आपको दूध का, क्षीर सागर में थोड़ी है कि आपको दूध भरा मिलेगा, तो रो का मान है 10⁵3, ठीक है। क्या होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर, सही है क्या। ये रो मतलब घनत्व है, ठीक है। इसके बाद हमें जी का मान पता है, जी का मान हमने 10 ले लिया और हमारा आंसर हमें मिल गया, ठीक है। जैसे रखा हमें आंसर मिल गया 20 मीटर। चलिए फिलहाल ये चीज तो हो गई हमारी, करेक्ट हो गई। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है, एक समान ढाल का बर्तन चित्रानुसार रखा है, बर्तन में कोई द्रव भरा है, भरा है क्या, भरा होगा। एरिया दे रखा है, याद रखिए 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और ऊपर का एरिया दे रखा है 1 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। वाह 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 वाह, नीचे डबल है, ठीक है, 2 गुना है। अच्छा, बर्तन में कोई द्रव भरा है जिसका घनत्व 900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, ठीक है, भर लेते हैं। यहां पर कुछ भरा है भाई साहब कह रहा है, और इसका दे रखा है रो, जो कि है 900 kg पर मीटर क्यूब। क्या बात है, बर्तन की तली पर द्रव के कारण लगने वाला बल, बर्तन की ऊंचाई दे रखी है, एच का मान दे रखा है बेटा हमें। इस एरिया से हमें लेना देना है क्या, नहीं है। हमें इसका क्या आयतन निकालना है, नहीं निकालना है। क्या हमें इसका द्रव्यमान निकालना है, नहीं निकालना है। हमने कहा था ना तो द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी कभी, ना तो आपको आयतन की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ घनत्व की जरूरत पड़ेगी। और हम जानते हैं प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ लिखता है रो जी एच, इतना ही लिखना होता है। रो जी एच, ठीक है। तो P अगर देखो तो रो क्या है बेटा हमारे, अच्छा देखना सही आ रहा है कि नहीं, बताना मुझे, गलत करूंगा तो। P नॉट लिखना पड़ेगा क्या, आप सोच लेना कि प्लस करके P नॉट भी रहेगा क्या, बताना मुझे। रो का मान तब तक मैं लिखता हूं 900 आ जाएगा। G का मान 10 ले लें, चलिए G 10 ले लिया। H का मान कितना लेना पड़ेगा बेटा, 0.4। 0.4 को मैं लिख सकता हूं 4 × 10⁻⁻1। अच्छा हमसे, अच्छा क्या पूछा गया है, प्रेशर पूछा गया है, अच्छी बात है। हम ऐसे प्रेशर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कितना आ रहा है, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 10 का 10 कट गया, ठीक है, और डबल 3600 न्यूटन आ रहा है, और प्रति मीटर स्क्वायर आ रहा है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो हम जानते हैं P को लिख सकते हैं F/A। हमसे क्या निकालना है, बल, F/A बराबर है 3600, ठीक है। यहां से F निकालना है, F इक्वल टू आ जाएगा 3600 और मल्टीप्लाई बाई A का मान कितना है बेटा, A का मान दे रखा है हमें 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ लिख लो यहीं पर, ठीक है, लिख लेते हैं 2 × 10⁻³ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हो जाए 36 दूना 72 हो जाएगा बेटा, और डबल 0 लगा लेते हैं, बटे में 10⁻³ को नीचे ले चलते हैं, 1000 कर लेते हैं, कर लें, चलिए 0 0 0 0 कट लेते हैं, 72 में भाग देंगे बेटा, तो F का जो मान आएगा आप देखेंगे 7.2 न्यूटन मिलना चाहिए। 7.2 न्यूटन हमें आंसर मिलना चाहिए। आप देखिए आपको मिल रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, मिल रहा है क्या, तो इस तरह से निकाल सकते थे। यहां पर हम बताइए मुझे एक चीज की, हमने P नॉट क्यों नहीं लिया, हमने ये क्यों नहीं लिखा प्रेशर को कि P बराबर P नॉट प्लस रो जी एच, ये क्यों नहीं लिखा, ये क्यों नहीं लिखा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा है, कहां लिखा है, इसमें लिखा है सिर्फ और सिर्फ यही है बेटा, जागरूक होके पढ़ो। द्रव के कारण लगने वाला बल पूछा है, प्रेशर नहीं लेना है ऊपर का, साफ साफ बोला है। लग तो रहा है लेकिन उसको हमें लेना नहीं है, क्योंकि हमसे कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ द्रव के कारण लगने वाला बल बताना है। बर्तन उल्टा है तो सीधा कर दो तुम, है समझे क्या, पढ़ा करो प्रश्न को, एक छोटी से शब्द से चीजें बदल जाती हैं। ये नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। अगर आप ऐसे ही आधा अधूरा प्रश्न पढ़ेंगे, आधे अधूरे फोकस के साथ,
तो गलती होने के पूरे चांसेस। यहाँ पर लिखा है बेटा कि द्रव के कारण सिर्फ लेना है आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर लिखता कि यहाँ पर लगने वाला प्रेशर बताओ तो हम पूरा लेते फिर, ठीक है। फिर आपका ऑप्शन भी चेंज दिखता है। फिलहाल आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है जहां तक हमें दिख रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। ए और बी दो बर्तन है, बहुत बढ़िया है बर्तन, तो है बर्तन सेम भरा है, लेकिन एक में ज्यादा पानी भरा है, एक में कम भरा है, ठीक है। बताइए क्या है बेटा। ए और बी दो बर्तन है जिन विभिन्न आकार के हैं, आधार का क्षेत्रफल बराबर है। सबसे इंपॉर्टेंट कि आधार का क्षेत्रफल बराबर है, इसी से हमारा आधे से ज्यादा काम होगा। इससे एक लाइन में ही पूरा प्रश्न सॉल्व है। आधार का क्षेत्रफल बराबर है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे प्रश्न में। एच ऊंचाई तक पानी भरा है, जो कि हम देख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन जरूरी थी और ये, ठीक है, इस प्रश्न को करने के लिए, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। बाकी तो चित्र बना है, बाकी आप पढ़ लीजिए। तो यहां पर याद रखिएगा कि जो प्रेशर होता है वो शेप कैसा भी हो, मात्रा कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर होता है F डिवाइड बाई ए, फोर्स डिवाइड बाई एरिया। एरिया कितना है उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, नली ऐसी हो, ऐसे हो शेप में, ऐसे हो, ऐसे 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 भरी हो, ठीक है। इसमें भी H ऊंचाई तक भर दो आप, H ऊंचाई तक भर दो, लो इसमें भी भर दो, ठीक है। ऐसे हो, ऐसे भर दो आप, ऐसे भर दो। ये मान लो ऐसा कोई बर्तन है, ये इतना, इसमें आप यहां भी H ऊंचाई तक भर दो। प्रेशर जो आएगा इस पॉइंट पर सेम आएगा, हर एक पॉइंट पर, ठीक है। प्रेशर आता है रो जी एच, और अगर H सेम है, सब में रो वाला पानी भरा है या कोई द्रव भरा है, तो कोई भी आकार हो प्रेशर सेम रहेगा। समझ में आई बात। प्रेशर सेम रहेगा, मैंने कहा फोर्स सेम रहेगा, मुझे नहीं पता है, फोर्स के लिए देखना पड़ेगा। उसके लिए हमें दे रखा है कि क्षेत्रफल बराबर है। अगर क्षेत्रफल बराबर है और प्रेशर सेम है तो फोर्स क्या सेम होगा। मैंने क्या कहा, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो P है, अरे भैया क्या कर रहे हो, पगला गए हो का। हाँ, तो हम कहत रहे P जो है ए पॉइंट का वो बराबर है P B पॉइंट का, ठीक है। इसको करते हैं इधर, आइए। P जो है ए पॉइंट का बेटा बराबर है, P जो है ए पॉइंट का बराबर होगा P B पॉइंट का। P को आप लिख सकते हैं F डिवाइड बाई, अब F नहीं पता है मुझे, चलो F A लिख लेते हैं। और क्षेत्रफल दोनों का सेम है, क्षेत्रफल को हम क्या लिख लें, वैसे तो A ही लिखा जाता है क्षेत्रफल को हम S लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ का लिख रहा हूं मैं, जो वो हम S लिख रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा है बर्तन, तो इसका जो क्षेत्रफल है उसको हम S लिख रहे हैं, ठीक है। और दोनों का सेम है, ठीक है। तो F बाई S लिख लो, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल S लिख लेते हैं। ये हो जाएगा F B डिवाइड बाई S हो जाएगा। ये बराबर है यार, तो फोर्स भी तो सेम आ गया। अच्छा जी, फोर्स सेम आ गया। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, भार सेम आएगा क्या, भार सेम आएगा। पानी में बर्तनों का भार क्रमशः WA WB है, क्या भार सेम आएगा। डी ऑप्शन तो गलत हो गया, जो भी कह रहा था। हाँ जी, डी ऑप्शन तो गलत हो गया। हम तो देख सकते हैं कि डी ऑप्शन आपका गलत है। मेरे दोस्त तू खेल रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दे। और मेरे दोस्त जो तू ये लिख रहा है, आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। जो खेलना है वो खेलेगा बेटा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जिसका होना है वो हो गया। एक जादू दिखाऊं, देखो बड़ा वाला तोड़ लूं क्या पूरा, मैं इधर फूकूंगा और ये ऊपर आएगी। ये पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। यही है बर्नौली प्रमेय, जो भी आपने देखा, दिस इज व्हाट वी कॉल बर्नौली प्रमेय। तो बर्नौली प्रमेय है। हाँ जी, जब आएगा टाइम तो देखा जाएगा। फिलहाल आप बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। दूसरा होगा WA विल बी ग्रेटर देन WB, जो कि हम देख सकते हैं मास ज्यादा है, तो अगेन दूसरा ऑप्शन। चलिए आगे चलिए। क्या मास ज्यादा है तो भार तो ज्यादा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट्यूब। अब यूट्यूब आपका वो वाला नहीं है जिस पर आप
बादशाह के गाने सुनते हैं, नागिन गिन 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 करता है जिसमें, वही वाला, वो नहीं है ये है यूट्यूब वाला यूट्यूब। भौतिक विज्ञान का यूट्यूब अलग होता है। आप सभी अगर नहीं जानते, परिचित नहीं है इस चीज से, तो हो जाओ। और आप सभी को मैं एकदम आगाह कर रहा हूं कि बिल्कुल मजाक में मत लेना यूट्यूब को, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा और एग्जाम में आता है, आ चुका है, ठीक है। तो भौतिक पढ़ने वालों, भौतिक विज्ञान पढ़ने वालों के लिए यूट्यूब नाम की चीज है, और जो कि बहुत ही अमेजिंग है। ऊपर से ये खुली है बेटा, ऊपर से भी खोल देते हैं इसको, आजा बेटा प्यार से, ये खुल गया। ठीक है, कुछ ऐसी सी है यार, अब एक बराबर नहीं बन पाई, मैं क्या करूं, इतना बड़ा मैं आर्टिस्ट नहीं हूं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि बन गई है ना। मान लो यार, तुम्हारा क्या जाता है मानने में, मेरा थोड़ा सा दिल रख लोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बस ये यूट्यूब बन गई हमारी यूट्यूब ऐसे है, ठीक है। हमारी यूट्यूब बन के तैयार है, यू आकार की ट्यूब यूट्यूब, यू आकार की ट्यूब यूट्यूब। इसमें यह है कि इसमें हम प्रेशर वगैरह निकालेंगे, कुछ है नहीं इसमें, ये ऐसी है नॉर्मल चीज, ये नॉर्मल एकदम चीज है कि यहां पर कुछ भर दो भर दो भर दो भर दो। मान लो इस लेवल तक हमने भर रखा है, कुछ क्या भर रखा है, पीले कलर से, मान लो ये जो पीला वाला कलर है अपना, पीले कलर से हमने पानी भर रखा है, ठीक है। पानी मान लेते हैं, पानी, ठीक, इस ऊंचाई तक भरा है, यहां तक पानी पहले भरा है, ये एच ऊंचाई तक, और बल्कि नीचे तक आएगा एच, ठीक है, एच ऊंचाई तक है कुल मिला के। अब अगर मैं यहां से इसमें कोई तेल डाल दूं, मान लो हम तेल भर दिए, ऑयल फिल कर रहे हैं, तो जब ऑयल फिल करेंगे तो ये जगह, क्योंकि ऑयल वैसे भी घनत्व कम है, इसका घनत्व कुछ और है, ऑयल का घनत्व कुछ और आएगा। ऑयल मैं भरूंगा, मान लो कि मैंने ऑयल भर दिया यहां तक ऐसे, तो होगा ये कि इसका कुछ ना कुछ, इस ऑयल का कॉलम अगर मैं देखूं इतना है, तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। भले ही अब अगर मैं बहुत ज्यादा पानी के ऊपर बहुत ज्यादा तेल भरता रहूंगा तो क्या होगा, पानी पर एक बल लगेगा, पानी इधर की तरफ खिसकेगा और ऊपर चढ़ेगा थोड़ा सा, है ना। लेकिन कितना ऊपर चढ़ेगा, कितना ये डलेगा, इसकी ऊंचाई कितनी होगी तो इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ेगी, वो घनत्व में कितना डिफरेंस है, ये सब बातें अब यहां पर यूट्यूब में होंगी। और ये यूट्यूब बहुत ही कमाल की चीज है, तो यूट्यूब बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है, ठीक है। अब प्रेशर जब निकालना होता है यूट्यूब में, तो हम ऊंचाई के साथ ही निकालते हैं, जैसा भी सीखा था, गेज प्रेशर, P0 दोनों सिरों पर P0 लगता है, खुला है, P0 लगेगा, ठीक है। अर्थात यहां पर आप वायुमंडलीय दाब देख सकते हैं, और यूट्यूब में इतना कुछ खास बचा नहीं है। और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो इसमें आएगा मजा। देखो, तो एक यूट्यूब है हमारी, यहां पर भरिए मरकरी, सबसे ज्यादा घनत्व इसी का होता है, मरकरी नाम की चीज का। फिलहाल जो अभी आप पढ़ रहे हैं उनमें से घनत्व मैक्सिमम जो आपको देखने को मिलेगा, ज्यादातर आपको मरकरी से ही पाला पड़ेगा, अर्थात पारो नहीं बोलेंगे ना, पारा बोलेंगे, ठीक है। पारा भरा है, कहीं कोई देवदास आ जाए कि मेरे पारो का नाम कैसे लिख दिया। हाँ जी, ग्लिसरीन भरा है और ऑयल भरा है बेटा। आप देख सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर ये भरा है, और एच हमें निकालना है शायद, हाँ एच निकालना है, तो अच्छा क्या है इसमें पढ़ते हैं। हमें कह रहा है कि एक समान आंतरिक त्रिज्या की ऊर्ध्वाधर यू नली को दोनों भुजाओं से भर दिया। एक भुजा में ग्लिसरीन भरा है जिसका घनत्व रखा 1.3 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक। ग्लिसरीन कितना है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, बहुत बढ़िया, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा, दूसरी भुजा में तेल भरा है एक, और इसका घनत्व रखा है 0.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अच्छा, ताकि तेल का स्तर ग्लिसरीन के स्तर के बराबर हो जाए। देखो, तेल इतना भरा जाता है कि दोनों का लेवल यहां पर मैच करे, ये दोनों का अपर लेवल मैच करेगा। बहुत बढ़िया, कर दिया भाई साहब, स्तर तुल्य हो जाए। तेल स्तंभ की ऊंचाई बताइए, और पारे का घनत्व दे रखा इतना है, पारो। एक चीज मुझे पता है कि अगर ऐसी कंडीशन है और इस लेवल पर है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको यूट्यूब को यहां से ऐसे लेवल मान ली, यहां से ऐसे लेवल मान लूं, तो इसके नीचे तो पारा ही है, यहां भी पारा है, यहां भी पारा है, यहां भी पारा है, यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां तक तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी इतना यहां तक 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ये 10 है और ये h है तो ये होगा 10 माइनस h, है ना, 10 माइनस h है।
10 माइनस एच में भरा है बेटा पारा, 10 माइनस एच में भरा है, ये भरा है पारा, ये भरा है ऑयल, ये भरा है ग्लिसरीन। ठीक है, तो पारे का घनत्व मैं लिखूंगा, पारे को लिखते हैं एच जी, रो ऑफ ऑयल लिखूंगा ओ लिखूंगा, और ग्लिसरीन का रो ऑफ जी लिखूंगा मैं। याद है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, हमें इस दोनों कॉलम में देख सकते हैं कि पारे के ऊपर इधर ग्लिसरीन है, इधर देखो इस लेवल के ऊपर इतना पारा भी है, इतना ग्लिसरीन भी है, इतना ऑयल भी है। तो अर्थात इस लेवल पर जो यहां पर प्रेशर है और यहां पर प्रेशर है, दोनों सेम होगा। अगर ये बैलेंस है और एक ही लेवल पे है तो मतलब इस भुजा का प्रेशर बराबर इस भुजा का प्रेशर। इस भुजा को भुजा 1 बोल लेते हैं, भुजा 1, भुजा 1, और ये है हमारी पास भुजा 2। तो भुजा 1 का प्रेशर बराबर भुजा 2 का प्रेशर लिखो। तो P1 बराबर होना चाहिए P2 के। ठीक है, P1 क्या है बेटा? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन कितना वर्ड है? रो जी एच। P0 में लिखना है क्या? लिख लो, P0 प्लस रो जी, और H कितना है? 10 सेंटीमीटर, बाद में लिखेंगे। ठीक है, लिख लें क्या? चलो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, उधर भी सेंटीमीटर है, लिख लो मीटर में चेंज कर लो, 10 घाते -2। रो किसका है बेटा? ग्लिसरीन का है, याद रखिएगा, ग्लिसरीन भरी है। ठीक है, इसका प्रेशर बराबर है बेटा, उधर दो चीजें हैं, उधर हमें प्रेशर लिखना है पारे का और ऑयल का। तो पहला तो आ जाएगा P0, ठीक है, प्लस P0 प्लस दो चीजें। पहली चीज क्या है बेटा? रो जी, अरे भैया, रो ऑफ ऑयल, फिर आएगा जी, फिर आएगा ये H भरा है, प्लस हो जाएगा इसके साथ रो ऑफ एच जी, और इंटू जी, और इंटू हो जाएगा 10 माइनस एच। सही है क्या? बढ़िया है, बराबर होगा। तो 10 माइनस एच में पारा भरा है, एच में ऑयल भरा है, और 10 में ग्लिसरीन भरा है। दोनों का प्रेशर हमने लिख लिया। हम देख सकते हैं पारो पारो से कट जाएंगे, यहां से ये दोनों चीजें हट जाएंगी। जी से जी भी हम काट सकते हैं, वहां भी जी है, यहां भी जी है, यहां भी जी है। ए जी कट जाइए, कट गई जी। अब बची क्या हमारे पास? 10 टू द पावर -1 बचा है शायद, यहां पर बराबर करेंगे। अच्छा, इसको सेंटीमीटर में ही रखो, ऐसा करो, सेंटीमीटर में रखो, मत चेंज करो। 10 सेंटीमीटर 10 लिखते हैं, क्योंकि उधर भी सेंटीमीटर ही है, कुछ अलग होता तो ठीक था। बराबर हो जाएगा रो एच प्लस रो ऑफ एच जी, मतलब पारा, और 10 माइनस एच। कौन दिक्कत बका? लिख लें, गुणा कर लो अंदर। आपको क्या निकालना है? एच। बाकी सारी चीजें पता है आपको, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये निकालना है। सॉल्व कर लीजिए। कर लेंगे कि मैं करूं? हाँ, कई ले बहो कि ना कहीं पहुआ? आगे करवाई कि नहीं? एक आगे कई ले है जाना। अरे कई ले बा, बोलत का नहीं है। ना कहीं पहुआ, सही बताओ। कह ले ना, चला फिर तो अगले प्रश्न पर चलिए हम। कर ले ना, चलो। यहीं पर कहले तो कहला के कहले के कहले। हाँ, प्यारी भाषाएं हैं, बड़ा मजा आता है मुझे, कभी कभी बोलता हूं। हमरा किन्ना ही पता, तो रउआ का नहीं पता तो हमरा का पता होई। रउआ का गुणा भाग जोड़ घटाए ना आवेला करी। चलिए, तो हो जाए, है ना, ये हो जाए, और कुछ ना कुछ आंसर आएगा आपका, निकाल लेना। ठीक है। हाँ, बघेली ही बोल रही थी, अपना पंचन, अपना पंचन लगा ले। चलिए, तो आगे चलते हैं। फिलहाल के लिए काफी है इतना, यहां तक आप कर लेंगे, और जोड़ घटाना गुणा भाग है, इसका इसमें गुणा करना। मैं एक क्वेश्चन बना देता हूं, लेट मी मेक द क्वेश्चन। और जी 10 टाइम्स ऑफ रो ऑफ जी। अरे यार, ऑफिस में मैं क्लास ले रहा हूं, ये सफाई कर रहे हैं, मशीन चला रहे हैं आके। अरे कौन है भाई साहब? रुक जाओ यार, आवाज आ रही है।
हाँ जी, तो 10 टाइम्स ऑफ रो जी, और ये हमें निकालना है रो ऑफ ऑयल इंटू एच, प्लस हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 10 टाइम्स ऑफ हो जाएगा रो ऑफ एच जी, माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा एच टाइम्स ऑफ रो ऑफ एच जी। तो अब देखेंगे यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, इसको जो एच वाला नहीं इसको इधर फेंकिए, इसको एक तरफ रखते हैं। तो रो एच को कॉमन ले लेंगे, अगर हम यहाँ से एच को कॉमन ले लेंगे, एच को कॉमन लेंगे तो बेटा आपका आ जाएगा रो ऑफ ऑयल प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस आ जाएगा रो ऑफ एच जी, एंड इक्वल करेंगे तो इसको एक ही तरफ रखते हैं, इसको इधर भेजेंगे, यह आ जाएगा 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है, तो 10 को कॉमन ले लो और हमारे पास आ जाएगा रो ऑफ ग्लिसरीन माइनस हो जाएगा रो ऑफ एच जी। सॉल्व कर लीजिएगा, जितना भी आएगा मजा आएगा बस, ठीक है, कर लेना, कर लेंगे, आई होप कि आप कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। मुझे आंसर वांसर नहीं पता होता, मैं कभी क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आता, आपके सामने ही लगाता हूँ, ठीक है, मैंने कभी नहीं लगाया क्लास से पहले क्वेश्चन, और मैं लगाता भी नहीं, ऐसे ही पढ़ाता हूँ। इधर ये नीट 2017 का मैंने कहा था आया था क्वेश्चन, मुझे याद नहीं था कब आया था, बस आया है। वाटर भरा है बेटा अच्छा जी, पानी का ओरिजिनल लेवल ये है, इनिशियल वाटर लेवल, पहले पानी यहां तक से भरा था, ठीक है, पहले पानी यहां तक भरा था, बाद में इसमें क्या हुआ कि तेल भरना स्टार्ट कर दिया, पानी था, पानी के ऊपर तेल भरना स्टार्ट किया, तो जब इतना तेल भर दिया तो ये पानी यहां से खिसकते 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 यहां पर पहुंच गया, और पानी का फाइनल लेवल ये है, पानी यहां से यहां तक चढ़ा, और जबकि तेल इतना डाला गया, इतना ज्यादा तेल भरने के बाद पानी का लेवल बस थोड़ा सा ही भरा, क्यों? क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है पानी का और तेल का कम होगा। तो रो ऑफ ऑयल और रो ऑफ वाटर दोनों का हमने लिख लिया। अब देखेंगे हम यहां से 65 और 65 और 10, आप देखेंगे तो ये 10 mm और ऊपर है, पानी के फाइनल लेवल से 10 mm और ऊपर है। और अगर ये स्थिर अवस्था में है तो अगर मैं कहूं कि यहां लग रहा है P1 और यहां लग रहा है P2, तो P1 और P2 विल बी इक्वल करेंगे दोनों को। आप पाएंगे कि जो ऑयल है वो भरा है 65 और 10, 65 6 6 12 130 10 140 140 मिलीमीटर में ऑयल है, और सिर्फ 65 और 65 मतलब 130 mm में आपका वाटर है। बराबर कर लीजिए बेटा, तो आ जाएगा 65 और 10, ठीक है, रो जी एच, पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा, आप चाहे तो P1 बराबर P2 करें, यहां आ जाएगा P नॉट प्लस रो ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू एच, एच कितना है बेटा 65 प्लस 65 प्लस 10, ठीक है, इतने में ही भरा है कौन, ऑयल, ठीक है, बराबर होना चाहिए P नॉट प्लस रो ऑफ वाटर, ठीक है, इंटू जी और इंटू एच, 65 प्लस 65। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर पी नॉट से पी नॉट को कैंसिल आउट करिए, दोनों तरफ प्रेशर को कट जाएगा, ये जी से जी को भी हम हटा देते हैं रास्ते से, हमारे पास ये बचा है। हमें निकालना क्या, वैसे हमें पता, मुझे बता तो दो क्या निकालना है, तेल का घनत्व निकालना है, तेल का तेल निकालना है कुल मिला के। तो तेल का तेल निकालने के लिए हमें वाटर का घनत्व जानते हैं 10 की घाते 3 होता है भैया, और ये हो जाई 130, और डिवाइड बाई हम करेंगे तो हो जाएगा 140 भैया, ये हो गया 13/40, 13/14, और यहां पर आ गया mm से mm कट जाएगा, 10 की घाते 3 निकाल लेना, जो भी आएगा आपकी मर्जी है। 0 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 13 ऊपर है और 14 नीचे, 14 बड़ी संख्या, 0 पॉइंट समथिंग विल बी द आंसर, 0 पॉइंट समथिंग। 928 किलोग्राम प्रति मीटर गेहूं, चौथा 928, 0.9, हाँ, तो 0.09 समथिंग समथिंग आएंगे, जब मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा। तो डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। ये क्या बोल रहे हो सर जी आप? हाँ यार, समझ ही ना आ रहा, रहुआ ना समझ आवे लगा, कौन किसको नहीं समझ में आया, क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, बढ़िया बोल रहा हूँ जो भी बोल रहा हूँ यार, अब क्या ही दिक्कत है तुमको। मैं तो फिर अभी चित्रकूट और करवी वाली भाषा बोलूंगा, फिर तो आपको तो एकदम ही समझ में नहीं आएगा। और कानपुर वाली भाषा तो आ ही जाएगी समझ में, भौकाल वाली, इलाहाबाद कानपुर भौकाल। नींद आ रही है बेटा, सो जाओ, लोरी सुनाओ। हो गया आंसर, आया सबका? सी नहीं आएगा, डी आंसर आएगा।
मुझे आंसर इसका याद है क्योंकि मैं इसको करवाता रहा हूं। मुझे 928 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आपको आएगा आंसर, आप निकाल के देखेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, 13/14 10⁻3। राहुल मेहरा का कहना है बोलिए सर। क्या बोले हैं? बोल चल रहा है क्या? बोल दिया वैसा क्या कि हर भाषा बोलवाओगे? रोहित सो गई, ये कैसा नाम है? रोहित सो गई क्या होता है? लगा लिया आपने कि नहीं, ये बताइए फटाफट से। अरे काहे रहने दें, इतना ही रहने दे, इतना ही रहने दे, नहीं रहने देंगे। भाग दो भैया, 13 में 14 से कितना आ रहा है? भाग दे के देखना, 928 आएगा। और 10⁻3 लिखा है, वो किलोग्राम में बदल देगा जो भी आएगा। 10⁻3 मतलब 1000 दशमलव के बाद कुछ कुछ आएगा। 1000 से गुणा करेंगे तो 3 संख्या दशमलव खिसक जाएगा, 928 बचेगा आपका। तो भाग देंगे तो आपको 928 आएगा। 0.9 काटोगे तो आएगा 0.928 ऐसे आएगा। और गुणे 10⁻3 है तो बराबर होके आ जाएगा 928। यही ना आएगा? मीटर स्क्वायर नहीं बेटा, मीटर क्यूब। घनत्व तो लिख रहे हो आप अंजलि बेटा, घनत्व तो है। चलिए, पास्कल भैया ने एक नियम बता रखा है, और पास्कल भैया का कोई नियम नहीं एक्चुअली। उन्होंने कहा है कि जो द्रव होता है वो हर दिशा में बराबर बल लगाता है। सिंपल सी बात है। आज इसी नियम पर आप सभी जो जेसीबी देखते हो, जो क्रेन देखते हैं, जो भी इतनी मशीनें बनी हुई हैं जो कि हाइड्रोलिक वाला सिस्टम है, वो सारा का सारा इन्हीं पास्कल भैया का देन है। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि द्रव पर अगर आप एक जगह पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो द्रव पर जो प्रेशर लगाते हैं वो हर दिशा में बराबर फैल जाता है। सर आप कॉन्सेप्ट नहीं बताते और डायरेक्ट क्वेश्चन बताते हैं। ले, ये बच्चा तो एकदम उल्टा ही बोल रहा है जो मैं करवाता हूं। यहां पर बहुत सारे बच्चों को शिकायत ये है कि मैं क्वेश्चन नहीं कराता, कॉन्सेप्ट बताने में लगा रहता हूं। और तुम्हारी प्रॉब्लम तो मेरा उल्टा हो गई यार। हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम तो उल्टा कर दी तुमने। बताइए, ऐसे तो फिर तो आप मुझे तो लगेगा ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। अभी तो बच्चों को ये दिक्कत थी कि अभी ना कॉन्सेप्ट क्या, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन ही करवा दो। अब क्वेश्चन करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट तो कह रहा है कॉन्सेप्ट नहीं बताते। बताओ, बड़ी बड़ी भारी परेशानी है। बताइए, जी हुआ एलन बदेलन। चलो, पास्कल के नियम में क्या लिखा है बेटा कि एक द्रव सभी दिशाओं में समान बल लगाता है, वगैरह 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 जो भी है। सिंपल सा है कि P बराबर होता है F/A, और यही है पास्कल जी का नियम। पास्कल जी कहते हैं कि यही है, और पास्कल जी ने ये दिखा रखा था कि भैया अगर इसे यहां से दाबेंगे तो जो प्रेशर है यहां पर, अगर मैं प्रेशर यहां लगा रहा हूं A साइड, मान लो ये भुजा A है या भुजा 1 है, मान लो ये भुजा 2 है, तो P1 जो है वो P2 जो लगेगा ये लगेगा, है ना। तो P2 लगेगा नीचे की तरफ, यहां से लगाएंगे तो ठीक है, और वो ऐसे फोर्स लग जाएगा। अगर वहां से फोर्स लगाएंगे तो यहां से ये ऊपर आ जाएगा। सिंपल सी चीज है, क्या कहते हो? तो हर दिशा में बल बराबर लगता है, सिंपल सी। आइए, तो इतना कुछ है नहीं पास्कल के नियम में। हम चलेंगे भैया प्रश्नवा की ओर। टॉर मात्रक है किसका? टॉर किसका मात्रक है? बोला हमर करेजा, बोला बलबे बाय बोला। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है क्या ये लैंग्वेज? हमारे कौन स्टॉप कमजोर हैं बेटा? आपका हिंदी और इंग्लिश भी कमजोर है। कौन स्टॉप का स्पेलिंग आपने क्या लिखा है? QUONSTOP। कौन स्टॉप नहीं होता बेटा, कॉन्सेप्ट होता है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट। ये है बेटा, ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी सीखें, ये गलत है। ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, तो टॉर का मात्रक है भैया दाब। टॉर मात्रक है दाब का। और एक बेलन में D घनत्व का द्रव H ऊंचाई तक भरा हुआ है। यदि बेलन स्थिर है तो दीवार पर औसत दाब बताइए। तो औसत दाब कुछ और नहीं बल्कि क्या होगा?
रो जी एच, औसत दाब बताइए। चलिए ऐप लगाइएगा, बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, बहुत बोल दिया हूं, थोड़ा सा आराम करने का टाइम आ गया है मेरा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं, क्या कहते हैं? तो फिर मिलेंगे आपसे, आपा फिर मिलेंगे। और टाइम हो गया है बढ़िया सेक्सी सा, 9:30 बज गए हैं, है ना? तो आराम से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ के आना वो जो आपको दिया है, क्या पीडीएफ पढ़ लेना, और मैं आपका इसका होमवर्क भेजूंगा बेटा कल, ठीक है? आज आप थोड़ा सा आराम करें, होमवर्क इसका मैं कल भेजूंगा सुबह। अभी भेज दूं क्या? भेज सकता हूं, ऐसे थोड़ी देर भेज दूंगा। कमरिया करे लापालॉप हो गई, बड़ा दर्द है भैया का।